ओके, मशीन लर्निंग विथ मैटलैब। इसमें हमारा जो एजेंडा है, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक मॉडल जो हम लोगों ने कल देखा वो सारे स्टैटिक मॉडल्स था। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में डिफरेंस क्या है, इसको भी देखेंगे। देन हाउ मशीन लर्निंग वर्क, मशीन लर्निंग काम कैसे करता है। फिर उसके बाद दो डेमो देखेंगे, और बाकी अगर टाइम रहा तो और भी डेमोस देखेंगे। जैसे एक तो डेमो रिग्रेशन का है कि ट्रेन अ मॉडल टू प्रिडिक्ट डेली फ्लैट प्राइस। अगर मुझे पता है कि कितना स्क्वायर फीट है, 2 BHK है या 1 BHK है, कितना बाथरूम है ना। तो अगर ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अच्छा ये सारा इंफॉर्मेशन है तो क्या प्राइस होगा फ्लैट का दिल्ली में। और लोकेशन भी रोहिणी में है या कैलाश कॉलोनी में है या सेंट्रल सेक्रेटरी या उधर कहीं जहाँ भी है उसके अकॉर्डिंग लोकेलिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करेंगे बाद में। फिर एक क्लासिफिकेशन का मॉडल देखेंगे, डायबिटीज डिटेक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग, है ना। तो ये देखेंगे। इसके पहले एक स्टेप वाइज लिनियर रिग्रेशन डिस्कस करते हैं। जैसे लेट्स से कि आपके पास 3 वेरिएबल है, x1 x2 x3, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको किस टाइप का इक्वेशन चाहिए, किस टाइप का इक्वेशन क्रिएट होगा, राइट। तो उस केस में हम स्टेप वाइज लिनियर रिग्रेशन यूज कर सकते हैं। स्टेप वाइज में होता क्या है कि वो जो प्रेडिक्टर्स होते हैं पहले एक के साथ चेक करता है, दो के साथ चेक करता है, 3 के साथ चेक करेगा, फिर उसके कॉम्बिनेशन। तो जैसे मैं मेरे पास 3 प्रेडिक्टर्स है, x1 x2 x3, 3 इनपुट्स है। तो कितने, एक मिनट जस्ट just 1 minute, it is hanged actually. Okay, okay fine। तो जैसे अगर मेरे पास 3 है या 4 है, कितने भी प्रिडिक्टर्स हो सकते हैं, डिपेंड्स। जैसे इस केस में लेट से 3 है तो कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी बन सकते हैं। या हो सकता है कि x3 की ज़रूरत ना हो, या x2 नहीं चाहिए, मतलब वो रिडंडेंट हो, शायद वो रिमूव हो जाए। तो इस केस में स्टेप वाइज लिनियर रिग्रेशन यूज करते हैं। इसमें पहले एक के साथ चेक करेगा, दो के साथ चेक करेगा, फिर पी वैल्यू जो हम डिस्कस कर रहे थे वो 0.05 से नीचे है या उसके ऊपर है, उसके अकॉर्डिंग वो एक्सक्लूड भी कर देगा, है ना। तो जैसे सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं, माइलेज प्रोडक्शन जो हम लोग पहले भी ये सैंपल्स यूज किए थे, with respect to acceleration and weight and mileage with respect to weight, categorical data। like categorical data उसको बोलते हैं जो discrete हो। जैसे years की बात करें तो 19 अगर 86 बोलते हैं तो 1986.5 नहीं हो सकता, वो कैटेगरी में होगा, राइट। तो अगर कैटेगरिकल डेटा है तो मैटलैब में फंक्शन है उसको कैटेगरी में कन्वर्ट, अगर डिस्क्रीट डेटा है तो कैटेगरी में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे a इज इक्वल टू, मैं एक स्ट्रिंग लिखता हूँ, जैसे एक ये एक वैल्यू ये हो गया, जैसे इसमें कुछ और भी लिखते हैं, है ना। तो ये स्ट्रिंग है ना। तो ये स्ट्रिंग में है, कैटेगरी में नहीं है। इसको कैटेगरिकल में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा कमांड है दिस वन, कैटेगरिकल, है ना। तो अभी इसको ये करेंगे तो ये कैटेगरिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैटेगरिकल में कन्वर्ट करने का बेनिफिट क्या है कि हम उसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स लगा सकते हैं, इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, अगर वो डेटा कैटेगरी में है। तो या हमें मशीन लर्निंग यूज करना है, या रिग्रेश क्लासिफिकेशन यूज करना है, या रिग्रेशन यूज करना है, तो जो भी मेरा डिस्क्रीट डेटा होगा उसको कैटेगरी में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे मेल फीमेल भी अगर है कोई वेरिएबल, तो मेल फीमेल कैटेगरी है ना, तो उसको हम कैटेगरी में कन्वर्ट कर देंगे बाय गिविंग दिस कमांड। तो इसको देखते हैं, फिर मशीन लर्निंग स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक्स है मशीन लर्निंग का, जहाँ से स्टार्ट है, क्योंकि मशीन लर्निंग में हमें ये इस टाइप के इक्वेशंस भी असाइन नहीं करना होता। हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं इसको, स्टेप वाइज लिनियर रिग्रेशन, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे, ठीक है, दिस वन। ओके, सबसे पहले मेरा डेटा जो है डॉट मैट फाइल में। तो अगर आपको डेटा सेव करना है, लेट्स से दैट कि मेरे पास एक वेरिएबल है a इज इक्वल टू 1 to 10, है ना। ये इस वेरिएबल को मुझे सेव करना है क्योंकि मुझे लेट से फ्यूचर में भी यूज करना है इस वेरिएबल को, या कोई भी वेरिएबल आपका वर्क स्पेस में उसको सेव करना है मैटलैब के फॉर्मेट में। तो सेव कमांड देते हैं। सेव के बाद
किस फाइल में सेव करना है। लेट्स से कि मैंने CSC फाइल नेम दे दिया और कौन सा वेरिएबल सेव करना है। तो जब मैं इसको एंटर करूंगा ना तो यहाँ पे एक डॉट मैट फाइल क्रिएट हो जाएगा। ये आ गया यहाँ पे डॉट मैट फाइल। तो हम इसको सेव कर सकते हैं। ये आपका मशीन लर्निंग मॉडल है उसको सेव कर सकते हो, स्टैटिक मॉडल है उसको सेव कर सकते हो, राइट। अभी ए है यहाँ पे वर्क स्पेस में तो ए दिख रहा है, राइट। CLC से कमांड विंडो क्लियर कर देंगे, क्लियर से सारे वेरिएबल जो हमने डिफाइन किए वो क्लियर हो गया यहाँ से। अभी ए कमांड देंगे तो ये अनडिफाइंड बताएगा, राइट। तो क्योंकि ए इसमें है, वर्क स्पेस में नहीं है। तो ये डॉट एमएटी फाइल होता है, मैटलैब का फॉर्मेट है वो। अगर कोई वेरिएबल सेव करना है तो इसको लोड करना है तो लोड एंड जो फाइल नेम है CSC फाइल, राइट। और ये लोड हो जाएगा। अब ये वर्क स्पेस में ए आ गया, ठीक है। तो इसी तरह जो ये डेटा है, कार डेटा की बात कर रहा है, तो ये कार स्मेल डॉट मैट फाइल में ये सेव है। जब भी मैं लोड करूंगा जितने भी इसमें वेरिएबल्स है वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मॉडल ईयर की बात करें तो इसमें 70 के मॉडल्स है कार के, 76 के मॉडल्स हैं, 82 के भी मॉडल्स है। तो ये कैटेगरिकल डेटा है। तो इसको हम कैटेगरी में कन्वर्ट करके डीप मशीन लर्निंग मॉडल यूज कर सकते हैं। तो सेम थिंग हम कर रहे हैं। यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले सारा आउटपुट जो है यहाँ से क्लियर कर देते हैं। ओके, तो नाउ यू सी हमने डेटा को लोड किया। लोड करने के बाद जो मॉडल ईयर है कैटेगरी डेटा, उसको कैटेगरिकल कमांड से कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने टेबल क्रिएट कर दिया। टेबल क्रिएट करने के लिए सिंपली टेबल कमांड देते हैं। जैसे लेट्स से कि मेरे पास एक पे कुछ वैल्यूज है 4 5 6, लेट्स से ये ट्रांसपोज ले लिया। इसी तरह बी में कुछ वैल्यूज है, लेट्स से 1 2 एंड 3, है ना। इसको टेबल में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा टेबल कमांड, जो डेटा हम लोड करते हैं रीड टेबल कमांड से, वो टेबल में होता है। तो टेबल ए कॉमा बी जितने भी वेरिएबल्स है तो ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे ए एक्सट्रैक्ट करना है इस टेबल से, तो सी टेबल नेम है सी डॉट ए, क्योंकि वो कॉलम नेम है ना। इसी तरह सी डॉट बी को एक्सट्रैक्ट करना है तो बी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो सेम थिंग हमने क्या किया यहाँ पे, ये टेबल में हमने कन्वर्ट कर लिया इस डेटा को। माइलेज रेट ईयर एक्सीलरेशन। अब इसमें हमें एक इक्वेशन क्रिएट करना है, माइलेज विथ रिस्पेक्ट टू वेट ईयर एंड एक्सीलरेशन। तो इसमें लीनियर इक्वेशन भी हो सकता है, नॉन लीनियर इक्वेशन हो सकता है, या हो सकता है कि कोई रिडंडेंट फीचर हो, लेट्स से कि ईयर हो, ऑप्शन हो, तो उसको मुझे वहां से रिमूव भी करना है ना। ओके, सॉरी। तो हमने एक टेबल टेबल क्रिएट के लीनियर रिग्रेशन यूज करते हैं तो हम इसमें फंक्शन यूज करते हैं स्टेप वाइज एलएफ। स्टेप वाइज एलएफ इज अ स्टेप वाइज लीनियर रिग्रेशन। ओके, तो अब यहाँ पर हमने स्टेप वाइज एलएम यूज किया और जो टेबल क्रिएट किया उस टेबल को यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। फर्स्ट जिस टेबल डेटा, मेरा डेटा सारा टेबल का है। उसके बाद किस टाइप का इक्वेशन चाहिए, एमपीजी दिस इज नॉट, दिस इज इक्वल टू साइन। ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला जो आप देखोगे सिंगल कोट में लिखा हुआ है फर्स्ट वन, वेट। मतलब ये क्या करेगा कि ये वेट से स्टार्ट करेगा इक्वेशन क्रिएट करना, पहला इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू वेट। तो ये लोअर बाउंड हो गया इसका कि हम वेट से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद अपर, अपर में पॉली 212, मतलब 2 का मतलब हो गया पॉलिनोमियल इक्वेशन जनरेट होगा। 2 का मतलब कि माइलेज, अरे सॉरी, ये वेट जो है ये सेकेंड डिग्री का भी हो सकता है, फर्स्ट डिग्री का भी हो सकता है। हम इस पे 3 भी कर सकते हैं। मतलब ये बता रहा है कि वेट का जो इक्वेशन क्रिएट होगा वो कंपेयर करेगा फर्स्ट डिग्री से भी सेकेंड डिग्री से, या वेट हो ही ना, मैक्स लिमिट हो गया कितने डिग्री का वेरिएबल हमारे इक्वेशन में ये होगा। ईयर, क्योंकि ये ईयर जो है कैटेगरिकल है तो इसको हमने डिग्री 1 ही दिया हुआ है, स्क्वायर हो नहीं सकता, है ना। एक्सेलरेशन अगेन ये कंटिन्यूअस डेटा है ना। तो इसको 2, मतलब मैक्सिमम 2 डिग्री तक जा सकता है। ये डिस्प्ले होता है कि क्या डिस्प्ले कराना है, टाइप 1 टाइप डिस्प्ले, 2 डिस्प्ले, आइट्रेशंस भी डिस्प्ले कराना है कि कितने आइट्रेशन रन हुआ तो हम 1 दे देंगे, बेसिक डिस्प्ले कराना है तो हम वर्बोस 2 दे देंगे, है ना। आप चाहो तो इसको ना दो, लेकिन वो दिखेगा नहीं आइटरेशन सारे। तो इस अब यहाँ से हेल्प लेना है तो डायरेक्टली इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से हेल्प भी चेक कर सकते हो। इसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स में इनपुट आर्गुमेंट्स क्या है, आउटपुट आर्गुमेंट्स क्या है। तो आप यहाँ से ही स्टेप बाय स्टेप
अपने रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो, है ना। ओके, तो अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। हमारा टेबल यहाँ से क्रिएट हो गया है ना। ये एक मिनट। ओके, टेबल क्रिएट हो गया। अब स्टेप वाइज लीनियर रिग्रेशन लगाते हैं यहाँ पे, है ना। इसको रन कराते हैं। नाउ यू सी हाउ फास्ट इट इज एग्जीक्यूटेड। सारे का पी वैल्यू मतलब नल हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहा है। जो इसका कोफिशिएंट है ना वो 8t इज इक्वल, कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0 पे वो टेस्ट करता है ना। तो ये सारे के पी वैल्यू आ गई। अगर ऐड करना है तो एडिंग ईयर, है ना। इसका एफ स्टैटिस्टिक्स आ गया, पी वैल्यू 0.05 से काफी कम है ना। तो ये ऐड होगा उसमें। इसी तरह फाइनल सारे सारे को कंपेयर करें। वेट स्क्वायर के पी वैल्यू 0.0022 है, तो ये भी 0.05 से कम है, तो वो भी ऐड हो गया। तो यहाँ पे देखोगे जो मेरा फाइनल इक्वेशन बन के आया, इसमें एक्सेलरेशन है ही नहीं, मतलब एक्सेलरेशन रिडंडेंट है। और सी एक्सेलरेशन का जो पी वैल्यू है 0.83, काफी ज्यादा है 0.05 से, तो ये रिडंडेंट है। रिडंडेंट को अगर रिमूव नहीं करेंगे तो नॉइज क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसमें ये मेरा इक्वेशन बन के आया और ये मेरा मॉडल क्रिएट होके आ गया, है ना। तो इसमें ये इसके सारे एस्टिमेशन आ गए। वेट इंटरसेप्ट जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है। वेट नेगेटिव में मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है माइलेज माइलेज से, है ना। ईयरली 76, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ईयर बढ़ता जाएगा तो माइलेज भी बढ़ता जाएगा, मॉडल ऑफ द कार, है ना, ईयर वाइज, है ना। तो 76 ईयर लिया हुआ है, 82 ईयर, है ना। फिर उसके बाद वेट है, वेट स्क्वायर जिसे हमने मैक्सिमम 2 डिग्री दिया था, तो वेट स्क्वायर इज आल्सो एडेड हियर, राइट। तो मेरे पास वेट आ गया, ईयर आ गया, इस फॉर्म में इसके सारे कोफिशिएंट्स आ गए, स्टैटिक ईयर आ गया, टी स्टैटिस्टिक्स आ गया। तो पी वैल्यू हमेशा टी स्टैटिस्टिक्स वैल्यू से कम होना चाहिए, है ना। तो जो भी 0.05 से कम है वो ऐड हो गया, बाकी रिमूव हो गया। तो मेरा मॉडल ये क्रिएट होके यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो एमडीएल जब टाइप करेंगे, ये मेरा सॉरी, ये मॉडल लेना है, ये पूरा मॉडल क्रिएट होके आ गया। जब प्रिडिक्ट करना है, मॉडल डॉट, नहीं सिर्फ सिर्फ ओके, MDL1 था ये, MDL1 प्रिडिक्ट में हम 3 इनपुट्स देंगे। वेट, सॉरी कहाँ गया, हाँ ये रहा, वेट ईयर और एक्सेलरेशन, राइट। वेट ईयर और एक्सेलरेशन, सो लेट्स से कि वेट इज 45, या एक काम करते हैं, जो हमने टेबल बनाया है नया वाला, TBL1 कहाँ पे है, ये रहा। हम्म, ये ये टेबल बनाया है ना। तो इसमें से क्या काम कर, इसमें काम करते हैं कि माइलेज तो मेरा आउटपुट है, इसका एक नया टेबल क्रिएट कर लेते हैं यहीं से। मतलब हम इनपुट दे रहे हैं, वो चेक कर रहा है कि क्या माइलेज आएगा, है ना। तो न्यू टेबल ये क्रिएट हो गया, राइट। अब इस ये टेबल का नाम है TBL11। प्रिडिक्ट करते हैं तो हम यहाँ पे TBL11, ध्यान रखना आप कैटेगरिकल डेटा है तो टेबल में ही हम क्रिएट करेंगे, मैट्रिक्स नहीं देंगे। मैट्रिक्स में नहीं दे सकते क्योंकि मैट्रिक्स में एक ही डेटा टाइप स्टोर होता है। तो ये टेबल में है, इसको प्रिडिक्ट करेंगे। ये माइलेज आ गया। तो जैसा कि मैंने बताया है, इसमें एक्सेलरेशन डिपेंडेंट नहीं है, एक्सेलरेशन एक्सक्लूडेड है ना। तो यहाँ पे हमने ऊपर करता हूँ, इसमें मैंने एक्सेलरेशन भी इंक्लूड किया है राइट नाउ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सेलरेशन लेट से कि मैंने 400 कर दिया, तब भी मेरा आउटपुट यही आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन डिपेंडेंट ये मॉडल है ही नहीं। तो फिर से प्रिडिक्ट करते हैं, ये मॉडिफाई कर दिया, फिर से देखो आप वही वैल्यू है, एक्सेलरेशन 400 कर दिया तब भी। लेकिन वेट और ईयर पे डिपेंडेंट है ना। तो अगर मैं वेट को 4000 कर दूं तो ये आउटपुट चेंज हो जाएगा। अभी 13 आ गया, मतलब वेट बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन घट रहा है। तो एक्सेलरेशन डिफाइंड है बट वो एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन डिपेंडेंट, हम स्टेप वाइज लिनियर रिग्रेशन यूज कर सकते हैं इस केस में। जस्ट एक मिनट, ओके, इसको मैं क्लोज करता हूँ और एक CLC से क्लियर करता हूँ। ओके, मेरा जो मॉडल है MDL1 है ना, इसमें सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। टैब ट्रेस करेंगे, इसमें से जो भी आपको देखना है यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, है ना।
सारा इंफॉर्मेशन इसमें मेंशन है। कोफिशिएंट्स क्या है ना, कोफिशिएंट्स जैसे है, ये सारे इसके कोफिशिएंट्स आ गए। तो ये मेरा मॉडल क्रिएट होके आ गया, स्टेप वाइज लिनियर रिग्रेशन यूजिंग। तो सिंपल है, हमारे पास टेबल है, हम डिफाइन कर सकते हैं कि लोअर कहाँ से स्टार्ट हो और कितने डिग्री का हमें इक्वेशन बनाना है। अब क्योंकि पॉलिनोमियल भी लीनियर ही है, क्योंकि इसके जो कोफिशिएंट्स है रिग्रेशन के वो लीनियरली एडेड है, तो उसको हम लीनियर बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डेटा एनालिटिक्स। जो मशीन डीप लर्निंग की बात करते हैं या स्टैटिक मॉडल की बात करते हैं, तो डेटा एनालिटिक्स का पार्ट है। और डेटा एनालिटिक्स हम करते क्यों है? डेटा एनालिटिक्स जो हम मॉडल क्रिएट करते हैं कि हम बेस्ड ऑन द डेटा हमें डिसीजन लेना होता है ना। तो जैसे मैं एक एज जैसे हम लोग ह्यूमन है, राइट? तो अगर मुझे लैपटॉप ओपन करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं लैपटॉप के पास जाऊंगा या लैपटॉप को ओपन करूंगा, मोबाइल ओपन नहीं करूंगा। लेट्स से कि मुझे खाना बनाना है, तो मैं किचन में जाऊंगा, बाथरूम में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्यों किचन में जा रहा हूँ, बाथरूम में क्यों नहीं जा रहा हूँ? क्योंकि हमने फीचर एक्सट्रैक्ट किया हुआ है हमारे माइंड में ऑलरेडी। फीचर एक किचन यही है, लैपटॉप है, या मैं लैपटॉप ओपन करना है, लैपटॉप ही ओपन करूंगा, मोबाइल नहीं। बिकॉज वी एक्सट्रैक्टेड द फीचर्स इन आवर माइंड। ह्यूमन, हमारे जो ब्रेन में वो फीचर एक्सट्रैक्टेड है। तो सेम थिंग हम मशीन और डीप लर्निंग में करते हैं, हम फीचर्स देते हैं, वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। जैसे टेम्परेचर की बात करें तो, जैसे अगर टेम्परेचर 0 से 15 के बीच में है, 15 है ना, तो हम बोलेंगे लो टेम्परेचर है ना। तो हम इसको मशीन लर्निंग को, मशीन को हम बता देंगे, वो ट्रेन हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि हाँ 0 से 15 तक हम इसको लो बोलेंगे, हाई बोलेंगे। मतलब जो चीज हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो मशीन करेगा। तो हमारा माइंड है हमेशा प्रिडिक्शन करता है, हमेशा प्रिडिक्शन करता है। मतलब आप कुछ भी करोगे तो वो प्रिडिक्ट करता है, डिसीजन लेता है। आप अभी जैसे लर्न कर रहे हो, देख रहे हो, तो इसमें भी आप डिसीजन ले रहे हो, है ना। तो इस पे जो प्रोसेस फॉलो होते हैं डेटा टू डिसीजन, सबसे पहले जो है डिस्क्रिप्टिव, व्हाट हैपेंड। जैसे मेरे पास डेटा है तो पहले हम एनालिसिस करते हैं कि भाई मेरे पास डेटा है तो पास्ट में हुआ क्या। बेस्ड ऑन द डेटा हमने एक इंसाइट्स अंदर फाइंड आउट किया कि व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। जब मुझे पता चल गया कि पास्ट में ये हुआ तो क्यों हुआ, डायग्नोसिस करते हैं डेटा। ओके, इफ इट हैव दिस हैपेंड देन व्हाई डिड इट हैपन। डायग्नोसिस हो गया, अच्छा ये हुआ, क्यों हुआ, और फ्यूचर में क्या होगा। प्रिडिक्टिव मॉडल क्रिएट करते हैं कि व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा। जैसे मैं फ्लैट रेंट का प्रिडिक्टिव मॉडल क्रिएट करता हूँ दिल्ली की फ्लैट का। ओके, अगर ये इतना बीएचके है, लोकेशन ये है, इतना प्राइस आ रहा है, तो हम डिसीजन लेंगे मुझे जाना है बाई करने के लिए, परचेस करूँ कि ना करूँ, है ना। तो दैट इज द डिसीजन विच वी आर टेकिंग। तो प्रिडिक्टिव में व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, है ना। अगर एक्सपेंसिव फ्लैट है तो मैं अगर उसको लेता हूँ, लोन लेता हूँ उसके लिए, तो फ्यूचर में उसका क्या इफेक्ट होगा वो मैं सोच के ही लूंगा, राइट। तो प्रिस्क्रिप्टिव हो गया, व्हाट शुड बी डन। ओके, जैसे फ्लैट की बात करें तो ओके, अगर फ्यूचर में इतना मुझे ईएमआई देना होगा, अगर ये इसका प्राइस इतना है, तो डिसीजन क्या लेना है, मतलब मैं लूं कि ना लूं, इतना ईएमआई और इतना, ये सारी चीजें मुझे करना पड़ेगा, राइट। तो अगर मेरे पास डेटा है तो हमने फाइंड आउट कर लिया व्हाट हैपेंड, व्हाई हैपेंड, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। फ्यूचर में अगर ये होगा तो हमें डिसीजन कितना लेना है। जैसे अभी कोविड आया तो काफी ऑक्सीजन की कमी हुई, तो थर्ड वेव, डॉक्टर्स आर सेइंग दैट थर्ड वेव कैन कम आल्सो। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट अब प्रिपेयर कर रहा है कि हम ऑक्सीजन स्टोर कर रहा है, इतने बेड्स होने चाहिए, इतने, मतलब एनालिसिस करके डेटा, क्योंकि ये सारी चीजें हैं। तो हमें फ्यूचर में क्या डिसीजन लेना है, फ्यूचर में क्या होगा उसके अकॉर्डिंग क्या डिसीजन लेंगे, राइट। डेटा टू डिसीजन। नाउ दिस आर द सम एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग स्पीच रिकग्निशन में यूज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट रिकग्निशन में, इंजन हेल्थ मॉनिटरिंग, काफी ऑटोमोबाइल्स ऑटोनोमस कंपनी में यूज होता है। इंजन का जो है उसका हेल्थ मॉनिटर करना है, मतलब प्रोएक्टिव एनालिसिस। मतलब कोई पावर इंजन है जिसे लेट से कि पावर प्रोड्यूस कर रहा है ना, एनर्जी। तो सडनली अगर मैं मॉनिटर नहीं करूंगा, कोई कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो गया या बंद हो गया, तो पूरा पावर ही पूरे इंडिया का चला जाएगा, राइट। क्योंकि सारा पावर एक ही जगह से कनेक्टेड है, वो कंट्रोल होता है दिल्ली से। एनआरडीसी है, एक लैब है, वहां से वो कंट्रोल होता है, राइट। फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं वहां से, मैं वहां पे गया था। तो हम प्रिडिक्टिव करते हैं कि ओके 10 दिन के बाद या 1 महीने के बाद ये कंपोनेंट खराब होने वाला है, तो हम उसको चेंज कर दें,
है ना। वेदर फोरकास्टिंग में भी मशीन लर्निंग यूज कर सकते हैं, एनर्जी लोड फोरकास्टिंग, स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन में कर सकते हैं, आईओटी में तो करते ही है। विदाउट मशीन डीप लर्निंग आईओटी इज नथिंग, राइट। डेटा का लेके क्या करेंगे जब उसमें हम एनालिसिस नहीं करेंगे, राइट। एयरलाइन फ्लाइट डिलेस में भी यूज होता है। जैसे कुछ सिटी है वर्ल्ड्स में, अगर उसमें मिली सेकेंड का या 1 सेकेंड का भी डिले हुआ तो 2 फ्लाइट क्रैश कर सकता है। उस केस में काफी एक्यूरेट मॉडल चाहिए होता है हमें, तो उस केस में मशीन डीप लर्निंग यूज कर सकते हैं, जो काफी एक्यूरेसी उसकी काफी हाई है ना। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं। ये केस स्टडी है, जैसे एक बैटले एक कंपनी है, उन्होंने मशीन लर्निंग यूज करके पैरालाइज मैन का आर्म और हैंड को मूव कराया था, लेग्स को भी। मतलब कि जैसे किसी को कोई पैरालाइज हो जाता है, जैसे लेट्स से कि मेरा हाथ पैरालाइज हो गया, मैं मूव नहीं कर पाऊंगा। अगर पैरालाइज नहीं है तो मैं कहता हूँ कि मुझे हाथ ऊपर करना, मैंने एक कमांड दिया मेरे माइंड को कि मुझे हाथ ऊपर करना है या मुझे एक कप उठाना है, तो एक कमांड दिया है ना माइंड को, तो वो कमांड से एक सिग्नल फ्लो होता है मेरे हाथ तक, हैंड तक आएगा, वो कप को उठाएगा। लेकिन जब पैरालाइज हो जाओगे तो सिग्नल वहां तक पहुंचता ही नहीं है। तो जैसे हमने सोचा कि मुझे हाथ उठाना है, तो एक सिग्नल, एक इस ईईजी सिग्नल क्रिएट होता है, साइंटिफिक नेम में बोल सकते हो आप, या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट कर सकते हो। तो हाथ ऊपर उठाना तो उसका कोई ना कोई एक यूनिक फीचर होगा, तभी तो डिफरेंशिएट कर रहा है कि कब उठाना है या कब रखना है, दोनों के फीचर अलग है, उठाना और रखना। तो उस फीचर को उन्होंने एक्सट्रैक्ट करके उन्होंने यूजिंग मैटलैब ये कंप्लीट मॉडल उन्होंने क्रिएट किया था। ओके, सो देयर आर मेनी केस स्टडीज। आप मैथवर्क्स वेबसाइट पे जाओगे तो दे यूज मशीन लर्निंग यूजिंग मैटलैब फॉर सम एप्लीकेशंस लाइक BMW, मर्सिडीज, होंडा, ASML सेमीकंडक्टर कंपनी है, सो दे यूज मशीन लर्निंग यूजिंग मैटलैब। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है, काफी कंपनीज है जो यूज करता है। Now, how to how to tell the computer that what we want and computer will execute it। मतलब कंप्यूटर को कैसे बताया कि हम जो चाहते हैं उसको एग्जीक्यूट कैसे करें। तो दो तरीका है, एक तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है जो हमने कल देखा था, मतलब वो हमारे पास डेटा था, प्रोग्रामिंग किया हमने, प्रोग्रामिंग मतलब जो मॉडल बनाया फिक्स मैथमेटिकल इक्वेशन, फिर हमने ट्रेन किया और कंप्यूटर ने मुझे आउटपुट दिया बेस्ड ऑन दैट। एक तो ये तरीका हो गया कि डेटा है, प्रोग्रामिंग किया और हमने आउटपुट प्रिडिक्ट किया, तो ये ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है ना। दूसरा मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग है। मशीन लर्निंग में क्या होता है कि मेरे पास डेटा भी होगा, आउटपुट भी होगा। हम कंप्यूटर को बोलेंगे भाई मेरे पास डेटा है, आउटपुट है, आप अपने आप से उसको लर्न कर लो, फीचर एक्सट्रैक्ट कर लो, लर्न कर लो। हमें इसमें मशीन प्रोग्रामिंग नहीं करनी, मशीन को बताना ही नहीं कि आप कैसे लर्न करोगे, है ना। कोई हमें रूल्स नहीं सेट करना, सेल्फ मशीन अपने आप ही लर्न करेगा, है ना। तो ये मशीन लर्निंग का पार्ट हो गया। फिर उसके बाद एक मॉडल क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको तीर कमान दे दूं, या लेट्स से कि मैं गन दे देता हूं और डिफरेंट काइंड ऑफ गन्स दे देता हूं, बुलेट्स दे देता हूं, है ना। अब मैं आपको बोलता हूं कि आप लर्न करो कि इस गन का बुलेट कितना दूर जाएगा, इसका कितना दूर जाएगा, कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, कौन सा कम एक्यूरेट है। तो आप खुद लर्न करोगे उसको, कोई आपका ट्रेनर नहीं होगा। तो इस केस में भी ऐसा ही होता है, वो खुद लर्न करेगा कि कौन सा बुलेट सही। बस उसको हम ये बता देंगे, एक इनपुट दे देंगे कि ये बुलेट है तो ये आउटपुट है, ये है तो ये है, बट दैट्स ऑल विच वी डू। अगर हम आउटपुट भी नहीं बताएंगे उसको तो वो क्लस्टरिंग का पार्ट होता है, वो हम डिस्कस करते हैं बाद में। ओके, तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, दोनों मशीन लर्निंग है, बट डीप लर्निंग डिफरेंट है, तो उसको एक अलग नाम दे दिया गया डीप लर्निंग, ताकि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को डिफरेंशिएट कर सके, है ना। और दोनों ये पार्ट है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब सेम थिंग कि द थिंग्स विच वी कैन डू मशीन विल डू फॉर अस, राइट। जैसे लेट्स से कि आप कोई हार्वेस्टिंग करता है, खेती करता है ना। तो उस केस में हमें मोटर पानी भरना है, तो या तो मैं करूँ कुआं से पानी खींच खींच के भरो, है ना। तो कुआं से पानी खींच के और टब से मैं खेत में पानी डालू फील्ड में, राइट। दूसरा ऑप्शन ये है कि अब एक मशीन लगा दो, पंप सेट लगा दो, ऑटोमेटिकली वो पानी फिल हो जाएगा। तो डेट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एआई, कि मतलब हम नहीं कर रहे, वो मशीन कर रहा है, वो भी एआई का ही पार्ट है कि मशीन कर रहा है मेरे लिए। ये एआई है। एक होता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस,
AGI। तो AI और AGI में डिफरेंस है। पहले क्या हुआ ना कि पहले AI था, लोगों ने मार्केटिंग कर दिया सॉफ्टवेयर सेल करने के लिए, AI एंड दिस एंड दैट, तो डिफिनेशन ही चेंज हो गया। एक्चुअल एआई का मतलब ये है कि जो ह्यूमन, जैसे हम हैं, हम कई सारी चीजें जानते हैं, ड्राइविंग ये जानते हैं, खाना कैसे खाना है, लैपटॉप कैसे ओपन करना है, किसी चीज को समझना कैसे है। अगर इस टाइप का कोई मशीन हो, मतलब रिप्लिका ऑफ द ह्यूमन, उसको ओरिजिनल एआई बोलते हैं। बट अब उसको डिफ्रेंशिएट करके उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अभी तक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बना ही नहीं है। तो अब ये एआई हो गया। एआई कुछ भी एप्लीकेशंस हो सकता है, मतलब ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो गया, जैसे एनर्जी लोड फोरकास्टिंग हो गया, दैट पार्ट ऑफ एआई, मतलब एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करे, वो एआई हो गया, है ना। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस हो गया कंप्लीटली इट विल एक्ट एज अ ह्यूमन। तो वो हाइपोथेटिकल है। अभी अभी तो ऐसा कोई एआई, मतलब मशीन रोबोट बना नहीं, रोबोट की जो एज अ ह्यूमन कंप्लीटली वो समझे और वर्क करे, वॉक करे, राइट। ओके, तो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग की बात करें, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये इमेज है, डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल्स है ना, कार है, ट्रक है, बाइसाइकिल्स है। तो जैसे एज ए ह्यूमन हम कार को देखेंगे बोल देंगे ये कार है, ट्रक को देखेंगे बोल देंगे ये ट्रक है, बाइसाइकिल, क्योंकि हमारे ब्रेन में वो फीचर्स एक्सट्रैक्टेड है। मैं चाहता हूँ वो मशीन विल डू फॉर अस यूजिंग मशीन लर्निंग। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से यूनिक फीचर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे कार से। एज एज हो सकता है, उसका मीन वैल्यू हो सकता है, मैक्स वैल्यू हो सकता है, एवरेज वैल्यू, वट एवर फीचर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे डिफरेंट व्हीकल्स का। फिर जो रिडंडेंट फीचर है, जो कॉमन फीचर है, उसको रिमूव कर देंगे। तो वो फीचर सिलेक्शन का पार्ट हो गया, है ना, या फीचर रिडक्शन बोल सकते हैं उसको, है ना। तो जब यूनिक फीचर्स आ गया, फिर वो हम मशीन लर्निंग को दे देंगे, मशीन लर्निंग लर्न कर लेगा और वो एक प्रिडिक्टिव क्लासिफिकेशन मॉडल क्रिएट कर देगा। फिर हम फीचर्स देते जाएंगे एज ए इनपुट, वो प्रिडिक्ट करके मुझे बता देगा ये कार है, ट्रक है, बाइसाइकिल है। अगर डीप लर्निंग की बात करें, तो डीप लर्निंग में हमें ये मैनुअली हैंड क्राफ्टेड फीचर्स एक्सट्रैक्ट नहीं करना होता। इसमें डायरेक्टली रॉ डेटा जो है मेरा, हम वो डीप लर्निंग को दे देते हैं। डीप लर्निंग ऑटोमेटिकली फीचर एक्सट्रैक्ट करेगा। तो ये दो पार्ट में होता है, फीचर एक्सट्रैक्शन एंड क्लासिफिकेशन। फीचर एक्सट्रैक्ट करेगा और क्लासिफाई भी कर देगा। तो इसमें हमें फीचर एक्सट्रैक्ट नहीं करना है। तो ये मशीन लर्निंग से ज्यादा एडवांस है डीप लर्निंग, राइट नाउ। ओके, so in machine learning requires handcrafted features, and in deep learning end to end learning है, डेटा दिया, आउटपुट दिया और मॉडल ट्रेन हो, राइट। तो मशीन लर्निंग बेस्ड स्टैटिक मॉडल, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। मशीन मैथमेटिकल मॉडल या स्टैटिक मॉडल क्या होता है कि एक बार फॉर्म हो गया तो वो मॉडिफाई नहीं होगा। बट मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में अगर न्यू ट्रेंड ऑफ डेटा आता है तो ऑटोमेटिकली मशीन और डीप लर्निंग वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो मैथमेटिकल इक्वेशन जनरेट कर देंगे। अगर वो रिग्रेशन है तो, क्लासिफिकेशन है तो क्लासिफिकेशन मॉडल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं, मतलब आप ऑटोमेटिक जो इक्वेशन जनरेट कर रहे हो उसके लिए कौन सा एल्गोरिथम यूज करो, हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो व्हाट इज मशीन लर्निंग देन? मशीन लर्निंग टीचेस कंप्यूटर टू डू व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स। मतलब कि मशीन लर्निंग जो है कंप्यूटर को टीच, मतलब दे मशीन कंप्यूटर विल लर्न इटसेल्फ द थिंग्स विच वी कैन, जो हम कर सकते हो मशीन लर्निंग उसको लर्न करेगा। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज कंप्यूटेशनल मेथड, तो याद रिमेंबर, कंप्यूटेशनल मेथड यूज करता है, मतलब टू लर्न इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम डेटा विदाउट रिलाइंग ऑन अ प्री डिटरमिन्ड इक्वेशन मॉडल। तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है कि प्री डिटरमिन्ड इक्वेशन पे रिलाई नहीं करता, जिससे पहले वाले में हमारे पास प्री डिटरमिन्ड मैथमेटिकल इक्वेशन था, है ना। तो इसमें हमें कोई भी प्री डिटरमिन्ड मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं चाहिए। द एल्गोरिथम adaptively improve their performance as the number of samples available for learning increases. As much as sample we will have, machine learning model उतना ही accurate होगा। जितना ज्यादा सैंपल्स उतना ज्यादा एक्यूरेट मॉडल क्रिएट होगा। ओके, तो डेटा का काफी इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग में या डीप लर्निंग अगर यूज करते हैं तो। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग दो टाइप है, अनसुपरवाइज एंड सुपरवाइज। अनसुपरवाइज क्लस्टरिंग, इसको हम बोल सकते हैं प्री प्रोसेसिंग फॉर द सुपरवाइज लर्निंग। क्लस्टरिंग मतलब कि लेट्स से एक एग्जांपल बात करते हैं कि मेरे पास डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमर्स आते हैं
और मुझे क्लस्टरिंग करना है कि कौन सा कस्टमर ज्यादा लॉयल है, कौन सा कम लॉयल है, मेरे पास जस्ट डेटा है और आउटपुट है ही नहीं, तो उस केस में हम क्लस्टरिंग यूज करेंगे, है ना। क्लस्टरिंग के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जिसे आप मोबाइल से इमेजेस लेते हो, एंड्रॉयड मोबाइल लेट से, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपके इमेजेस क्लस्टर हो जाते हैं एज अ नेम, एज अ प्लेस, राइट। जैसे गूगल पे आप कुछ सर्च करते हो तो उसी से रिलेटेड ही आपको सर्च लिंक्स आते हैं, तो भी क्लस्टर ही है एक टाइप से। तो क्लस्टरिंग में हमें, हमारे पास आउटपुट नहीं होता, मतलब आपके पास कोई सुपरवाइजर नहीं है, आप खुद ही रिसर्च कर रहे हो, खुद ही आउटपुट आप निकाल रहे हो बेस्ड ऑन द पैटर्न, राइट। सुपरवाइज लर्निंग होता है कि आपके पास सुपरवाइजर है, मतलब आपके पास इनपुट है, आउटपुट भी है, आउटपुट एज ए सुपरवाइजर, राइट। तो इस केस में क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दो है। क्लासिफिकेशन डिस्क्रीट लर्निंग बोलते हैं, मतलब हमारा आउटपुट एज अ क्लास हो, डिस्क्रीट हो। जैसे वेदर की बात करें तो मौसम कैसा है, गुड है, बैड है, अच्छा है, खराब है, या टेम्परेचर की बात करें तो लो, हाई, मीडियम, इस टाइप के आउटपुट्स हो गए जिसको डिस्क्रीट आउटपुट्स बोलते हैं। रिग्रेशन कंटिन्यूअस लर्निंग होता है, मतलब इसमें हमने रिग्रेशन देखा, सारा सारा रिग्रेशन ही था, मेरा आउटपुट क्या था, न्यूमेरिक वैल्यूज, कुछ भी हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, और ओवरऑल वो रियल न्यूमेरिक डेटा होगा वो, है ना। तो जैसे एनर्जी लोड फोरकास्टिंग की बात करें तो वो क्या है, न्यूमेरिक डेटा है, कुछ भी हो सकता है लोड, है ना। तो दैट्स अ कंटिन्यूअस लर्निंग, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन। Now, how do you decide which algorithm to use? There is no best fit method, one or one size fits all. मतलब ऐसा कोई सिंगल, ऐसा कोई मॉडल नहीं है जो सारे पे फिट हो जाए, है ना। सेकेंड चैलेंज है कि फाइंड द राइट एल्गोरिथम इज पार्टली जस्ट ट्रायल एंड एरर, ट्राई एंड एरर, है ना। इवन हाईली एक्सपीरियंस डेटा साइंटिस्ट कांट टेल दैट कि आपका जो एल्गोरिथम है, जो एल्गोरिथम आप यूज कर रहे हो, आपको डेटा, आपके डेटा के लिए वर्क करेगा कि नहीं, कौन सा एल्गोरिथम वर्क करेगा। इवन अगर कोई काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, हाईली एक्सपीरियंस डेटा साइंटिस्ट विल बी आल्सो नॉट एबल टू टेल that which algorithm will be fitted for your data. Third is that कि जो आपका डेटा आ रहा है, डेटा है, आप डेटा से क्या चाहते हो, है ना, और उसको कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, उसके ऊपर भी मशीन लर्निंग मॉडल डिपेंड करता है। और बेस्ड ऑन दैट देयर आर डिफरेंट एल्गोरिथम्स। क्लासिफिकेशन में आप जाओगे, सपोर्ट वेक्टर मशीन है, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस है, नेवे है। अगर टाइम रहेगा तो ये सारा डिस्कस करेंगे, देखते हैं, बट ओवरऑल और एजेंडा इज हाउ टू क्रिएट अ मशीन लर्निंग मॉडल इन मैटलैब, ठीक है। रिग्रेशन में लीनियर रिग्रेशन, जीएलएम, ये इसको गॉसियन लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं, तो लीनियर रिग्रेशन हो गया। रिग्रेशन को हम क्लासिफिकेशन में यूज नहीं कर सकते। ये गॉसियन प्रोसेस रिग्रेशन है, जीपीआर काफी वाइडली यूज होता है, तो ये हम क्लासिफिकेशन में यूज नहीं कर सकते। डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए, हम रिग्रेशन में नहीं यूज कर सकते। तो ये चीजें हमें ध्यान देना है कि कौन सा किसमें यूज कर सकते हैं, किसमें कौन सा यूज नहीं कर सकते। क्लस्टरिंग में भी कई सारे गॉसियन मिक्सचर मॉडल है, न्यूरल नेटवर्क है, हिडन मार्कोव मॉडल है, हायरार्किकल मॉडल्स है, राइट। तो ये सारे एल्गोरिथम्स है। इसमें भी अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो मेरे डेटा के लिए कौन सा मॉडल बेस्ट होगा, ये हम डिस्कस करेंगे, कैसे मैटलैब आपको हेल्प करेगा ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा मॉडल बेस्ट होगा, ओके। अब मशीन लर्निंग यूज कब करोगे, जिसमें मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो, या काफी टाइम ले रहा हो, ईयर्स लग रहा हो, जैसे हैंड रिटन रूल्स, हैंड से जैसे डॉक्टर्स लिखते हैं ना, मेडिकल प्रिस्क्राइब करते हैं, राइट। तो उसको आप मैथमेटिकल इक्वेशन में कैसे क्रिएट कर सकते हो, प्रिडिक्शन में कि अच्छा डॉक्टर ने ये लिखा, वैसे भी डॉक्टर्स के कुछ हैंड राइटिंग नॉर्मल पीपल समझ नहीं सकते, तो उसको हम एक्चुअल टेक्स्ट में, डॉक में कन्वर्ट कर दे, सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो उस केस में मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, डिफरेंट डॉक्टर्स, डिफरेंट हैंड राइटिंग्स, राइट। या फेस रिकॉग्निशन करना हो, जैसे मैं बोलूं मैं अखिलेश हूँ, अब मैं कैमरा के सामने आऊं तो मशीन मुझे बोल दे मैं अखिलेश हूँ, या कोई रवि है, मोहन है, या डिफरेंट पीपुल है, तो उस केस में भी मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना काफी कॉम्प्लिकेटेड और कई ईयर्स लग जाएंगे क्रिएट करने के लिए, राइट। तो उस केस में मशीन लर्निंग यूज कर सकते हैं।
द रूल ऑफ टास्क आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो मतलब जैसे बैंक्स की बात करें तो बैंक में हमेशा रूल्स चेंज होता रहता है, और उसके अकॉर्डिंग जो फ्रॉड होता है वो भी चेंज होता रहता है ना। उन्होंने नया नया, जैसे एंटीवायरस और वायरस की बात करें, नया वायरस आया, एंटीवायरस डिजाइन हुआ, फिर नया वायरस हो गया, उसके लिए नया एंटीवायरस बनेगा, राइट। तो बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ द बैंक डिफरेंट वे से फ्रॉड होता है। तो अब जब रूल चेंज हो तो उस केस में भी हम मशीन लर्निंग यूज कर सकते हैं। नेचर ऑफ डेटा कीप चेंजिंग। जैसे लेट्स से कि एनर्जी, मुझे इंडिया के एनर्जी को फोरकास्ट करना है ना। तो अगर मुझे पता है कि हर ईयर 15% ही डिमांड बढ़ेगा, तब तो मशीन लर्निंग की जरूरत नहीं है, 15% निकाल के हम ऑलरेडी बैकअप रख लेंगे। बट ऐसा नहीं है, एनर्जी जो हर ईयर डिमांड जो बढ़ता है, कभी 15% है, 20% है, 50% है ना। तो उस केस में अगेन मशीन लर्निंग यूज करेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज नहीं करेंगे, मतलब स्टैटिक मॉडल यूज नहीं करेंगे। तो चैलेंजेस जो हमने डिस्कस किए उसके अकॉर्डिंग चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? डेटा कम्स इन ऑल शेप्स एंड साइजेस। डेटा इमेज हो सकता है, डेटा डिफरेंट साइज का हो सकता है। तो प्री प्रोसेसिंग ऑन डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें काफी स्पेशलाइज नॉलेज होना चाहिए कि डेटा को प्रिपेयर कैसे करें। तो दैट थिंग्स कैन बी सॉर्ट आउट इजिली इन मैटलैब। इट टेक्स टाइम टू फाइंड द बेस्ट मॉडल टू फीड द डेटा। अब जैसे मैंने दिखाया डिफरेंट एल्गोरिथम्स है मशीन लर्निंग के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए अलग है, रिग्रेशन के लिए अलग है। और क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें भी कई सारे एल्गोरिथम, तो कौन सा बेस्ट मॉडल होगा वो सिलेक्शन भी काफी चैलेंजिंग है, राइट। ओके, these are the challenges and this is the workflow of machine learning: access and load the data, प्री प्रोसेस द डेटा। प्री प्रोसेस मतलब क्या है कि एक बार जो आपका रॉ डेटा आया उसको एज अ रिप्रेजेंटेबल बना दो, मतलब उसको एज अ फिगर, वो फिगर जब उसका आप क्रिएट करो तो उससे मुझे पता चल जाए फिगर या ग्राफ से कि इसमें क्या हो रहा है। रॉ डेटा से नहीं पता चलेगा, प्री प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे नॉइज रिमूव कर दिया, स्पाइक्स रिमूव कर दिया, मिसिंग डेटा फिल कर दिया या रिमूव कर दिया, तो ये सारे प्रोसेस हैं। देन एक्सट्रैक्ट द फीचर्स, ये रिक्वायर्ड है तब। कभी कभी मेरा डेटा डायरेक्टली फीचर की तरह एक्ट करता है। अगर इमेजेस है तो फीचर को एक्सट्रैक्ट करना ही पड़ेगा, टाइम सीरीज डेटा है तो फीचर एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। train a model using the feature derived. Whatever features we have, we train the model, then we iterate the model for the based model. कौन सा बेस्ट मॉडल होगा उसके हाइपर पैरामीटर्स ट्यून करके, वंस वी हैव दैट देन वी कैन इंटीग्रेट दिस मॉडल विद प्रोडक्शन सिस्टम और हार्डवेयर में डिप्लॉय कर सकते हैं। तो दिस इज द जनरल वर्कफ्लो ऑफ मशीन लर्निंग। ओके, हार्डवेयर में डिप्लॉय मतलब मुझे रियल वर्ल्ड में भी यूज करना है तो वी कैन डिप्लॉय इट इन हार्डवेयर आल्सो। सो मैटलैब, व्हाट मैटलैब कैन डू यूजिंग द मशीन लर्निंग? मशीन लर्न मैटलैब में डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, क्लासिफिकेशन ट्रीज है, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स है, एंसेंबल मेथड है, डीप लर्निंग है, न्यूरल नेटवर्क है। वी कैन कंपेयर विद डिफरेंट मॉडल्स इन मैटलैब। ये और एक फंक्शन है मैटलैब में, ऑटो सी एम एल है, जैसे फिट ऑटो सी और फिट ऑटो आर, है ना। तो जिसे हम ये फंक्शन यूज करते हैं फिट ऑटो सी लेट से, तो उस ये क्लासिफिकेशन हो गया, फिट ऑटो आर बोलो तो वो रिग्रेशन हो गया। तो वो मैटलैब क्या करेगा, सारे एल्गोरिथम को वो कंपेयर करेगा। तो ये 2-3 घंटे लगते हैं पूरा ट्रेनिंग होने में, सारे एल्गोरिथम को ट्रेन करेगा, जो बेस्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा सिर्फ सिंगल लाइन कमांड से। फिट अगर क्लासिफिकेशन है तो फिट ऑटो सी, रिग्रेशन है तो फिट ऑटो आर, सिंगल लाइन फंक्शन से सारे को कंपेयर करेगा। कंपेयर करने के बाद पैरामीटर को भी ट्यून करेगा, फिर उसके बाद जो बेस्ट मॉडल होगा मैटलैब विल लेट यू नो। इन मैटलैब यू कैन इंटीग्रेट मशीन लर्निंग मॉडल्स इन एंटरप्राइज सिस्टम्स। अगर काफी बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, क्लस्टर पे, क्लाउड हो चाहे लोकल क्लाउड हो, तो आप वहां पे भी उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। या आप यूजिंग मैटलैब आप ऑटोमेटिक कोड जनरेट कर सकते हो। कोड मतलब जैसे मशीन लर्निंग हाई लेवल लैंग्वेज है, तो आपको सी या सी प्लस प्लस या एचडीएल कोड जनरेट करना है तो आप मैटलैब से कर सकते हो। बट उसके लिए आपको कोडर चाहिए होगा, मैटलैब कोडर टू जनरेट सी सी प्लस प्लस कोड, एचडीएल कोडर, क्योंकि हमें हार्डवेयर में डिप्लॉय करने के लिए एम्बेडेड कोड चाहिए होता है, तो वी कैन जनरेट द कोड आल्सो इन मैटलैब। अच्छा, अभी एक एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद एनालिसिस करेंगे डिफरेंट वाले डेमो में। ठीक है, तो एक एग्जांपल है, जैसे मेरे पास, मुझे दिल्ली का डेटा है मेरे पास। ओके,
तो इसमें मुझे मेरे पास जो पैरामीटर्स है, मतलब जो प्रिडिक्टर्स है, वो एरिया है फ्लैट का, कितना साइज है स्क्वायर फीट में, है ना, ट्रांजैक्शन भी है, मतलब वो रेडी है या नहीं रेडी है, कितने बीएचके का है, स्टेटस क्या है उस फ्लैट का, है ना, पार्किंग है कि नहीं है, लोकेलिटी मतलब कहाँ पे है वो दिल्ली में, कितने बाथरूम्स हैं उसमें, फर्निश्ड है कि फर्निश्ड नहीं है, फुली फर्निश्ड है या सेमी फर्निश्ड है, राइट। तो ये सारे डेटा है मेरे पास और मुझे फ्लैट का प्राइस प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। तो दैट्स इज वेरी यूजफुल। तो इस केस में जैसे हम 1 BHK 2 BHK 3 BHK कैटेगरिकल डेटा है, राइट। फर्निशिंग टाइप फुली फर्निश्ड है या सेमी फर्निश्ड है, ये भी कैटेगरिकल डेटा हो गया। बाथरूम, एक बाथरूम है, 2 बाथरूम है या 3 बाथरूम, ये भी कैटेगरिकल डेटा हो गया, राइट। पार्किंग है या नहीं है, 0 मतलब नहीं है, 1 है तो है, ये भी कैटेगरिकल डेटा हो गया। लोकेलिटी, ये भी कैटेगरिकल डेटा हो गया। तो इस केस में एरिया जो एक प्रिडिक्टर है वो कंटिन्यूअस डेटा है, और मेरा आउटपुट क्या है, न्यूमेरिक डेटा है ना, आउटपुट न्यूमेरिक डेटा आएगा प्राइस। तो इस केस में हम रिग्रेशन यूज करेंगे विथ मिक्स काइंड ऑफ डेटा, कैटेगरिकल प्लस कंटिन्यूअस डेटा। तो स्विच करता हूं मैं मैटलैब में एंड लेट्स सी दैट एग्जांपल, जस्ट 1 मिनट, ओके, हियर एंड हियर। पहले मैं डेटा दिखाता हूं कि किस टाइप का डेटा हमारे पास है अभी। तो ये डेटा जो है मैजिक ब्रिक्स आपने सुना होगा, जिसपे फ्लैट के प्राइसेस मेंशन होते हैं। इसी तरह कई सारे और भी हैं वेबसाइट्स जहाँ से, जैसे 99 एकड़ भी है ना। तो ये डेटा है, ये फर्स्ट कॉलम देख रहे हो आप, ये एरिया स्क्वायर फीट में दिया है, BHK 1 to 4 है ना। ये बाथरूम कितने हैं उसमें, फिर ये आ गया फर्निशिंग टाइम, सेमी फर्निश्ड है या फुल फर्निश्ड है, राइट, या अनफर्निश्ड है। लोकेलिटी दिल्ली में कहाँ पे वो फ्लैट है, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, फिर से ओपन करता हूँ, है ना। तो कहाँ पे लोकेलिटी, कहाँ पे वो है ना, तो वो हमने मेंशन कर दिया। पार्किंग है कि नहीं है, 1 मतलब है, 0 नहीं है। स्टेटस क्या है, रेडी टू मूव है या ऑलमोस्ट रेडी है, ठीक है। ट्रांजैक्शन क्या है, न्यू प्रॉपर्टी है या रिसेल है, ये भी हमारे पास डेटा है, ठीक है। टाइप ऑफ अपार्टमेंट क्या है, बिल्डर फ्लोर है या अपार्टमेंट है, तो अफकोर्स अपार्टमेंट सस्ता मिलेगा, बिल्डर फ्लोर महंगा मिलेगा, डिपेंड्स कि कैसा फ्लैट है उसके अकॉर्डिंग। और ये प्राइस है, और ये पर स्क्वायर फीट प्राइस है, तो हम इसको प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, हम, ये मेरा आउटपुट है, टारगेट, और ये सारे मेरे प्रिडिक्टर्स हैं। तो हमें बेस्ड एल्गोरिथम चूज करना है, थोड़ा सा प्री प्रोसेसिंग भी करना होगा क्योंकि इसमें कुछ डेटा मिसिंग भी है ना। तो कुछ डेटा मिसिंग है। तो मिसिंग डेटा जब भी आप इंपोर्ट करते हो तो मिसिंग डेटा कैसे मैटलैब में रिप्रेजेंट होता है मैं वो बताता हूँ। जैसे लेट से 4 है, 5 है, अगर मिसिंग डेटा होगा तो वो NaN से मेंशन होगा, 5 देन लेट्स से 8 हो गया, है ना। इसमें एक मिसिंग डेटा है, तो यहाँ पे मिसिंग डेटा होगा। तो अब ये जो मैंने ओपन किया था, मैं दोबारा इसमें जाता हूँ, ये एक्सेल फाइल जो हमने यहाँ पे ओपन किया था, तो इसमें अगर किसी भी रो में, किसी भी कॉलम में मिसिंग डेटा है तो उस पूरे रो को हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि वो मिसिंग डेटा है तो मुझे वो चाहिए नहीं, ठीक है। ओके, तो जैसे ए है, अगर मुझे मिसिंग डेटा फाइंड आउट करना है तो इज मिसिंग कमांड होता है, इज मिसिंग ए, जहां जहां पे मिसिंग होगा वहां पे 1 हो जाएगा, जहां पे मिसिंग नहीं है वहां पे 0 रहेगा। तो हमें फाइंड आउट हो गया, इसका सम कर देंगे, ये जो लॉजिकल है टोटल ऐड हो जाएगा तो ये बता देगा कितने मिसिंग डेटा है। नहीं नहीं, इसका नहीं, सॉरी, ये ना, ये ए आ गया, है ना। फिर हमने इज मिसिंग फाइंड आउट किया, सम ऑफ दिस आंसर, तो ये बता देगा टोटल कितना मिसिंग, क्योंकि जितने भी 1 आएंगे उसको सम कर देंगे, उतने मिसिंग्स हो जाएंगे, राइट। ओके, ये तो मिसिंग हो गया। मुझे इसमें से मिसिंग डेटा रिमूव करना है, तो आरएम मिसिंग यूज करते हैं। ये सारी चीजें आप लाइव स्क्रिप्ट पे भी कर सकते हो विदाउट राइटिंग अ कोड। आरएम मिसिंग ए में से, तो जितने भी मिसिंग्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे। फिर इसके बाद लेट्स से कि हमारे पास एक डेटा है मैट्रिक्स वाइज 4 5 6 है ना। फिर उसके बाद एक है 4, एक मिसिंग है इसमें, एक लेट्स से 1 है ना, ये है। तो मुझे इसमें जैसे ये फर्स्ट रो में कोई भी मिसिंग नहीं है, इसमें मिसिंग है, राइट, इस वाले में। तो इसमें हम क्या करेंगे, इज मिसिंग, फाइंड आउट करेंगे
ए में रो वाइज, तो ये आ गया 1 इज मिसिंग, रो वाइज आ गया ना ये यहाँ पे, राइट, रो वाइज इज मिसिंग आ गया। तो या तो हम डायरेक्टली ये कर सकते हैं, आर एम मिसिंग, रिमूव मिसिंग फ्रॉम दिस ए, ये डायमेंशन है रो वाइज, कॉलम रिमूव करना है तो 2 वैल्यू देंगे, है ना, 1 मतलब रो वाइज वो रिमूव हो जाएगा। नाउ यू सी जो रो था वो रिमूव हो गया, राइट। कॉलम वाइज रिमूव करना है तो यहाँ पे 2 वैल्यू देंगे तो ये वाला कॉलम जो है रिमूव हो जाएगा, है ना। ये प्री प्रोसेसिंग है, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, डेटा भी समझ में आ गया किस टाइप का डेटा है। तो सबसे पहले हमें डेटा को रीड करना है, राइट। जो मेरे पास डेटा है, एरिया ऑफ फ्लैट इन स्क्वायर फीट, बीएचके क्या है, 1 है, 2 3 4, बाथरूम कितने हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम, फर्निश टाइप, पार्किंग है कि नहीं है ना, स्टेटस, ट्रांजैक्शंस, न्यू प्रॉपर्टी और रिसेल है, टाइप बिल्डर, फ्लोर और अपार्टमेंट है, प्राइस जो लाई करता है यहाँ से 10 लाख से 24 करोड़ तक, है ना, ये प्राइस है। ओके, नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड द डेटा as a table. So once I will read that data as a table, we have that table data. अगर मुझे डेटा का लेट्स से कि 1 से 5 रोज शो करना है ना, ये डेटा 1 से 5 शो करना है तो सिंपली 1 से 5 रोज सारे कॉलम शो हो जाएंगे यहाँ पे, ये आ गया, है ना, ये मेरा डेटा है, टॉप के 5 रोज शो कर रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो मिसिंग डेटा है उसको रिमूव कर रहे हैं, तो आर एम मिसिंग डेटा रो वाइज, है ना, और कितने मिसिंग है, इज मिसिंग, देन सम लगा दिया, पहला सम लगाऊंगा तो कॉलम वाइज, फिर से सम लगाया तो पूरे कॉलम में जितने मिसिंग है उसको ऐड कर देगा, इसलिए 2 बार सम लगाया हुआ है ना। तो ये टोटल, एक मिनट इसको रन कराते हैं, टोटल अब मिसिंग है ही नहीं, रिमूव करने के बाद अब मिसिंग नहीं है, पहले मिसिंग था वो सारा रिमूव हो गया, जो भी अगर उसमें रहा होगा, है ना, मिसिंग डेटा रिमूव हो गया। अब जैसे मैंने बात किया कि जो मेरा डेटा था यहाँ पे, ये मैजिक ब्रिक में, तो इसमें एरिया तो ठीक है, ये कंटिन्यूअस डेटा है, पीएचके कैटेगरिकल है, बाथरूम, फर्निश, लोकेलिटी, पार्किंग, मतलब कॉलम नंबर 2 से लेकर के कॉलम नंबर यहाँ तक आई तक वो सारे 2 से 9 हो गया ना ये, 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 2 से 9 तक कैटेगरिकल है, तो हम इसको कैटेगरी में कन्वर्ट करेंगे, तो सिंगल लाइन कमांड से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फंक्शन है कन्वर्ट वर्ड्स डेटा, है ना, ये डेटा आ गया, इसका मतलब हो गया ऑल रोज। फर्स्ट डे हम लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा था, अगर ऑल रोज को ऐसे डिनोट करते हैं, एक से लेकर के इंड -1, मतलब इंड क्या है इसमें, जैसे ये ए मैट्रिक्स है मेरा, अगर इसका इंड वैल्यू फाइंड आउट करना है कि इंड इंडेक्स पे क्या है, सॉरी ए भी देना होगा ना यहाँ पे, तो इंड की वैल्यू वो बता देगा 1 है ना, या मुझे इंड -2 से लेके इंड तक चाहिए, तो ये आ गया, है ना, एन आ गया, 6 एंड 1, राइट, ये 3 आ गया, तो है ना। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 से 9 तक यहाँ पे डिफाइन कर दिया कन्वर्ट वर्ड, है ना, और ये इस पे हमने एक नया डेटा भी बना रहा हूँ, मतलब ये 1 से लेके इंड -1 तक को मैं 2 से 9 तक उसको कैटेगरी में कन्वर्ट कर दे और नया डेटा मेरा यहाँ पे क्रिएट हो जाए, है ना, कैटेगरिकल 2 से 9 कॉलम तक उसको कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया। आप मैनुअली भी कर सकते हो 1 बाय 1, जैसे मेरा जो डेटा है, लेट से डेटा डॉट, ये जो बाथरूम इसको कैटेगरी में कन्वर्ट करना है, कैटेगरिकल ब्रैकेट में इसको मैं दे दूंगा, तो ये इसी को कैटेगरी में कन्वर्ट करना है, ऐसे भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉलम बाथरूम है उसको कैटेगरी में कन्वर्ट किया, फिर उसी प्लेस पे सेव हो गया, है ना, या आप कन्वर्ट वर्ड्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इंट -1 में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया था जो डेटा हमने इंपोर्ट किया है यहाँ पे मैटलैब में, ये ऊपर वाला जो आप देखोगे, इसमें ये पर स्क्वायर फीट वैल्यू भी है, इसको मुझे एक्सक्लूड करना है, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्राइस प्रिडिक्ट करना है। तो इसीलिए मैंने एक ही लाइन में उसको सारा राइट कर दिया है, डेटा से लेकर के सारे रोज 1 से लेके इंट -1 तक के टेबल में 2 से 9 तक जो कॉलम है वो कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाए।
तो ये आपको याद नहीं रखना, आप जब ये फंक्शन लिखोगे ना तो ऑटोमेटिकली मैटलैब सजेशन देता जाएगा, आप लिखते जाओ, है ना। तो अब मेरे पास परफेक्ट डेटा आ गया विद द कैटेगरी। अब मुझे डेटा को स्प्लिट करना है ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए। जैसे ये कमांड दूंगा, ये मेरा टेबल है 1, तो ये बताएगा कितने नंबर ऑफ उसमें रोज है। 2 दूंगा तो कॉलम्स बताएगा। ठीक है, ये 1005 रोज है, मतलब 105 ऑब्जर्वेशंस है, सैंपल्स है। या सिंपली इसमें साइज दूंगा ऑफ इस पे, तो ये सिर्फ ये बताएगा कितने रोज है और कितने कॉलम्स है। या मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे डायमेंशन, 1 डायमेंशन रो, 2 डायमेंशन कॉलम होता है, ये आपको याद है, 10 कॉलम है इसमें। ठीक है, तो सेम थिंग हियर वी आर डूइंग। हमने क्या किया, पॉइंट मतलब 80% एक IDX में सेव कर लिया। तो जैसे ये मैं दूंगा, इसको रन कराऊंगा लेट से, तो क्या IDX आएगा, तो उसका 80% 804। तो 804 ऑब्जर्वेशंस हम ट्रेनिंग के लिए यूज करेंगे, रिमेनिंग जो है उसको टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे 20%। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि ट्रेनिंग टेस्टिंग के लिए डेटा को कैसे स्प्लिट कर रहे हो, है ना। तो अब यहां से मेरे पास इंडेक्स आ गया 804। फिर उसके बाद ट्रेनिंग डेटा का एक अलग से टेबल क्रिएट कर रहा हूं, मतलब 1 से लेकर के जो इंडेक्स आया 804 तक, ये नंबर ऑफ रोज हो गए, है ना। और ऑल कॉलम्स, मुझे सारा कॉलम ही लेना है क्योंकि ट्रेनिंग करना है, तो है ना। 1 से लेके यहां तक हमने ट्रेनिंग में सेव कर लिया। और अब इंडेक्स जो ये 804 है इसके आगे का, तो IDX +1 से लेकर के इंड तक जो रोज हैं, कॉमा कॉलन, मतलब सारा कॉलम एक टेस्टिंग के लिए सेव कर ले। तो इसको मैं रन करा देता हूं। तो नाउ यू सी दिस इज द टेस्टिंग डेटा, टोटल 201 सैंपल्स आर देयर, इट्स शोइंग हियर। एंड ट्रेनिंग में आप देखोगे तो 804। ट्रेनिंग टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है चेक करने के लिए, ओवरफिटिंग है, अंडर फिटिंग है। ओके, अब मेरा डेटा क्रिएट हो गया, ट्रेनिंग डेटा। नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट करना कि कौन सा बेस्ट एल्गोरिथम होगा। तो इसमें हमने कोई प्री प्रोसेसिंग नहीं किया, मतलब डेटा फीचर सिलेक्शन या फीचर एक्सट्रैक्शन ऐसा कुछ किया नहीं, क्योंकि मैं रॉ डेटा लेके दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या एक्यूरेसी आता है ना। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और ऐप में जाऊंगा। ऐप में एक ये दो क्लासिफिकेशन, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग ग्रुप में, आप ऐप में जो एक क्लासिफिकेशन है, एक रिग्रेशन है। तो हमारा तो क्लासिफिकेशन है नहीं, जो प्राइस आएगा वो तो न्यूमेरिक डेटा आएगा, राइट। वो कंटिन्यूअस डेटा था, हम रिग्रेशन लर्नर चूज करेंगे। तो ये सैंपल्स काफी ज्यादा है, ये बहुत टाइम लेगा। तो मैं एक तो मॉडल ट्रेन करके दिखाऊंगा आपको इसमें। मीनवाइल कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। तो ये डेटा प्रिपेयर हो गया, हमारे पास टेबल आ गया ट्रेनिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए, राइट। अब ये ट्रेनिंग डेटा जो मैंने एग्जीक्यूट कराया है, ये ट्रेनिंग डेटा ऑलरेडी वर्क स्पेस में है। ये रिग्रेशन ऐप लर्नर है। दिस लर्नर विल ट्रेन द मॉडल एंड इट विल लेट मी नो विच इज द बेस्ट मॉडल। तो जिसका रूट मीन स्क्वायर एरर सबसे कम होगा वो बेस्ट मॉडल होगा। सबसे पहले हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये प्लस न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें आपके पास दो ऑप्शन है। हम जो हमारा टेबल है यहाँ पे आप देखोगे, और ये जो टेबल है ट्रेनिंग वाला, इसी में मेरे सारे प्रिडिक्टर्स भी है, टोटल 9, और लास्ट वाला आउटपुट भी है। आप चाहे तो टारगेट को अलग वेरिएबल में सेव कर लो, डिपेंड्स ऑन यू। तो मैंने एक ही में सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन है सिलेक्ट द इनपुट एंड सिलेक्ट द आउटपुट आल्सो, रिस्पॉन्स। इनपुट क्या है, रिस्पॉन्स, मेरा एक ही में है। मैंने पूरा मैट्रिक्स, ये ट्रेनिंग मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर ली, ठीक है। ओके, नाउ यू सी प्रिडिक्टर्स, मतलब इनपुट कौन कौन से इसमें होंगे। आप यहाँ से टिक अनटिक कर सकते हो। अगर आपको फर्निशिंग नहीं चाहिए तो उसको आप हटा दो, इसको प्रिडिक्टर मैं नहीं मानता तो मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से, है ना। फिर इसके बाद प्राइस अनटिक है, तो इसका मतलब है कि जो प्राइस है वो रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली लास्ट जो कॉलम है वो ऐसा आउटपुट टारगेट सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये परफेक्ट है, जैसा मैं चाहता था अभी तक वैसा ही चल रहा है। ओके, तो सारे प्रिडिक्टर्स इसमें आ गए और प्राइस ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया ऐसा। अब चूंकि ये देखो अब रिग्रेशन है, तो इसमें कंटिन्यूअस डेटा दो ही, एरिया या प्राइस, तो आपका आउटपुट क्या है वो सिलेक्ट करना है। तो मैंने प्राइस ही सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, नाउ अबाउट द वैलिडेशन।
क्रॉस वैलिडेशन आप तब यूज करोगे जब सैंपल्स कम है, लेट्स से 30 है, 40 है, दैट्स ऑल। तो इस केस में क्या होगा, क्रॉस वैलिडेशन में ये रेंडमली 5 टाइम्स ट्रेन करेगा। रेंडमली मतलब ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए ऑटोमेटिकली वो रेंडम इंडेक्स शिफ्ट हो जाएगा, 5 टाइम्स ट्रेन करेगा। तो जब सैंपल्स कम है तो एक ही बार ट्रेन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एक से ज्यादा बार ट्रेन करना चाहिए इंडेक्स को शफल करके। ट्रेनिंग का पहले बार ट्रेनिंग के कुछ सैंपल्स डिफरेंट हो गए, टेस्टिंग के डिफरेंट हो गए, सेकेंड टाइम ट्रेनिंग वाले टेस्टिंग में चले गए, टेस्टिंग वाले ट्रेनिंग में। तो क्रॉस वैलिडेशन उसी को बोलते हैं। तो फिर अगर मैं 5 फोल्ड है तो 5 एक्यूरेसी आएगा, उसका एवरेज एक्यूरेसी हम कह सकते हैं कि फाइनल मेरे मॉडल का एक्यूरेसी है। होल्ड आउट वैलिडेशन तब यूज करोगे जब आपका सैंपल्स काफी ज्यादा है। तो जब आपका सैंपल्स ज्यादा है तो कोई इशू नहीं आएगा, फोल्ड आउट यूज कर सकते हो, है ना। ये एक री सब्स्टिट्यूशन वैलिडेशन है कि एक बार आपने वैलिडेट कर दिया, एक बार मॉडल क्रिएट कर दिया तो बाद में आप टेस्टिंग कर लो उसकी। तो आई एम गोइंग, मेरे पास डेटा बिग है बट स्टिल आई एम गोइंग टू यूज द क्रॉस वैलिडेशन। ओके ओके, हियर इज द ऐप क्लोज कर हो गया क्या? जस्ट 1 मिनट के हियर वी है। ओके, ये मेरा डेटा आ गया। आप चेक भी कर सकते हो, ये रिस्पॉन्स है एंड वाई एक्स एक्सिस पे प्रिडिक्टर्स है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि एरिया का डिपेंडेंसी कैसे है। तो ये देखो आप, ये रिस्पॉन्स प्राइस है, एरिया बढ़ रहा है तो प्राइस भी ऑलमोस्ट बढ़ रहा है। ये सारे अब देखो इसमें क्या है, ये जो डॉट डॉट है ये आउटलायर्स है, तो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं आउटलायर्स को। इसमें इससे पता चल रहा है कैसे रिलेशन बन रहा है। तो इनपुट आउटपुट इनपुट के साथ हाईली कोरिलेटेड होना चाहिए, प्रिडिक्टर्स कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए, जिसे कल हम लोगों ने डिस्कस किया, राइट। और ये सारे तो बाकी सारे कैटेगरिकल डेटा है। ओके, तो कैटेगरिकल डेटा में ये बॉक्स प्लॉट आता है ऐसे करके, है ना। ये जो लाइन दिख रही है ये 50% का है, ऊपर 75%, नीचे 25%। ओके, तो आप इसे विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो। वंस यू आर हैप्पी विद दैट, अगर फीचर रिडक्शन करना है तो आप यहाँ से पीसीए भी लगा सकते हो। कोई फीचर रिडंडेंट है तो आप यहाँ से भी फीचर सिलेक्शन में जाओगे तो आप उसको अनटिक कर सकते हो। ये भी ऑप्शंस हैं, राइट। ये डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, राइट। लिनियर रिग्रेशन मॉडल है, रिग्रेशन ट्रीज है, सपोर्ट वेक्टर मशीन है, गॉसियन प्रोसेस रिग्रेशन मॉडल्स भी है, राइट। तो डिफरेंट एल्गोरिथम्स इसमें अवेलेबल है, राइट। फिर उसके बाद अब इसमें इतने सारे एल्गोरिथम्स हैं, अगर मुझे सारे को एक साथ ट्रेन करना है तो मैं ये चूज करूंगा, आल। तो ये वन बाय वन सारे पे ट्रेन करेगा। आल को एक टू ट्रेन करूंगा तो ये सिर्फ वही मॉडल ट्रेन करेगा जो डेटा के लिए सपोर्टेड है और फास्ट है। क्विक जो फास्टर है वही सिलेक्ट होगा इस केस में। ओके, तो ये ऑप्शन जैसे आल करूंगा तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद आप पैरेलल कंप्यूटिंग टिक कर सकते हो। पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होगा, लेट्स से कि आपके मशीन में 4 कोर है, तो पैरेलली 4 मॉडल्स एट अ टाइम ट्रेन ट्रेन होगा। मेरे मशीन में जैसे 2 कोर है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो एट अ टाइम 2 मॉडल ट्रेन होगा, तो टाइम कम लगेगा ट्रेनिंग में, है ना। देन वी हैव टू क्लिक द ट्रेन मॉडल। ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये सारा ट्रेन करूंगा क्योंकि सैंपल्स काफी ज्यादा है और क्रॉस वैलिडेशन मैंने यूज चूज किया है तो काफी टाइम लगेगा। एक काम करते हैं, एक मॉडल यहाँ से सिलेक्ट करके ट्रेन करते हैं। मुझे पता है कि मैंने ट्रेन किया हुआ है ऑलरेडी, तो कल मैंने ट्रेन किया था तो इसमें सबसे बेस्ट मॉडल ये गॉसियन प्रोसेस रिग्रेशन मॉडल से आ रहा था, ठीक है। तो एक लीनियर मॉडल, लीनियर रिग्रेशन यूज करके ट्रेन करते देखते क्या ये आर स्क्वायर वैल्यू आ रहा है इस केस में। अब इसमें मैटलैब में बेनिफिट क्या है कि मुझे डम्प क्रिएट नहीं करना हुआ कैटेगरी का डम्प, जैसे 001 000 0100 इस टाइप का मुझे कुछ नहीं क्रिएट करना हुआ। ये ट्रेन हो गया मॉडल, काफी फास्ट ट्रेन हो गया। बट इस केस में आर स्क्वायर वैल्यू जो आप देखोगे दैट इज 0.48 ओनली, दैट्स वेरी लेस, राइट। एटलीस्ट 50% के ऊपर होना ही चाहिए। तो ये मॉडल परफेक्ट नहीं है। तो अगर आपके पास टाइम है 20 मिनट्स अराउंड तो आप पूरा सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे पता है कि इसमें से कोई मॉडल अच्छा है, गॉसियन प्रोसेस रिग्रेशन मॉडल जो है, तो मैं इसमें एक्सपोनेंशियल सिलेक्ट करता हूं और मैं ट्रेन करता हूं। So it will take a little time.
इसमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करके अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन वो सारे डेटा को आइडेंटिफाई करता है मीन आउटपुट। ओके, सो यू सी इन दिस केस जो आर स्क्वायर्ड वैल्यू है वो 0.69 हो गया, बढ़ गया। और इसी में लेट्स से नॉट यूजिंग एक्सपोनेंशियल, मैं कोई और यूज कर लेता हूँ, सॉरी वी वर टॉकिंग अबाउट गॉसियन रिग्रेशन ना, गॉसियन प्रोसेस रिग्रेशन। सो इसकी जगह लेट्स से स्क्वायर्ड एक्सपोनेंशियल यूज कर लेता हूँ, इससे भी टेस्ट करता हूँ कि एक्यूरेसी बढ़ रहा है या घट रहा है। या तो पूरा भी कर सकते हो, सारा सेलेक्ट कर लो, तो जिसका रूट मीन स्क्वायर एरर कम होगा वो यहाँ पे हाईलाइटेड हो जाए। ठीक है, तो दिस मॉडल इज स्टिल यूजिंग। और अगर फर्दर रिडंडेंट फीचर हटाना है तो पीसीए भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बता देगा कौन सा फीचर सिलेक्ट हुआ है बिफोर पीसीए एंड आफ्टर पीसीए। Okay, now see in this one is not good. This one is still better than that, right? Because this one is highlighted. अब यहाँ से ये मेरा मॉडल क्रिएट होके आ गया, मैंने सिलेक्ट किया था उसमें 75% एक्यूरेसी आया है। इसी में से कोई एक मॉडल सिलेक्ट किया था, 75% है। उसका आर स्क्वायर वैल्यू इज 0.75 इन दिस केस। ओके, ये आ गया। अब मुझे एरर चेक करना है तो मैं रेसिडुअल पे क्लिक करूंगा, तो ये एरर बताएगा मुझे। यहाँ पे ये जीरो लाइन है ना, और ये रेसिडुअल्स है, मतलब रेसिडुअल्स होगा ट्रू रिस्पांस माइनस प्रिडिक्टेड वन, राइट। विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू रिस्पांस एरर आप चेक कर सकते हो। प्रिडिक्टेड वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू, ग्राफ चेक कर सकते हो। तो ये जो लाइन दिख रही है, ये अगर प्रिडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यू इक्वल है तो ये सारे जो डेटा आ रहा है, ये डॉट डॉट जो आपको दिख रहा है, ये प्रिडिक्टेड है ना, प्रिडिक्टेड विद ट्रू रिस्पांस का प्लॉट है। अगर ये सारे सैंपल्स, क्योंकि अगर प्रिडिक्टेड और एक्चुअल सेम है तो 45 डिग्री का एक कर्व बनेगा, है ना। जैसे जैसे लेट्स से कि a इज इक्वल टू, मेरे पास तीन वैल्यूज है और b इज इक्वल टू आल्सो सेम वैल्यू है। अगर a और b इक्वल है, प्लॉट करोगे तो 45 डिग्री बनेगा एग्जैक्ट। सी, है ना, इक्वल है तो सेम थिंग। तो इसमें अगर ये सारे जो प्रिडिक्टेड वैल्यू आए हैं, प्रिडिक्टेड विद रिस्पेक्ट टू ट्रू रिस्पांस, ये अगर इस सारे जो है ना इस लाइन पे आने चाहिए मैक्सिमम, तो इस केस में मैक्सिमम इसी लाइन के आसपास आ रहा है, दो तीन को छोड़ के, राइट। हो सकता है उसमें वो स्पाइक्स हो, मतलब मिसफिलिंग डेटा हो, मिसफिल्ड डेटा हो, राइट, इस वजह से वो ऐड हो गया हो, तो उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, आउटलायर्स हटा भी सकते हैं, आउटलायर्स हो सकता है ना। तो ये मेरा मॉडल है, यहाँ से हमने चेक कर लिया। फिर उसके बाद इस जो भी प्रोसेस हमने यहाँ पे किया, हम इसका यहाँ से, सॉरी ये फिगर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, हम यहाँ से कोड जनरेट कर सकते हैं। ये मेरा कोड जनरेट हो गया, राइट। तो ये मेरा फंक्शन है, फंक्शन नेम ये है। तो जब भी मुझे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, इसमें मैं ट्रेनिंग डेटा दे दूंगा, वो टेबल दे दूंगा और मेरा मॉडल क्रिएट होके आ जाएगा और रूट मीन स्क्वायर एरर क्रिएट होके जाएगा। तो मैंने क्या किया है कि इसको कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ से जो मैंने जनरेट किया, और ये नीचे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है ना। ये फंक्शन है, सी, जो वहां से मैंने कोड जनरेट किया एज अ ट्रेन रिग्रेशन मॉडल, है ना, ये फंक्शन है। फिर इसी फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ है, मतलब जो प्रोसेस हमने यूजर इंटरफेस से किया, उस ऐप से यूज किया, हम यहाँ पे फिर से ट्रेन कर रहे हैं। और ये ट्रेनिंग डेटा क्या है, जो हमने डेटा टेबल बनाया था। तो यहाँ से मेरा मॉडल आ जाएगा, प्रिडिक्टिव मॉडल। या आपको कोड जनरेट नहीं करना तो आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट मॉडल में जाओगे, डायरेक्टली यहाँ से मॉडल एक्सपोर्ट कर सकते हो, ये ट्रेन मॉडल के नाम से सेव हो जाएगा। तो जैसे जब मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसमें सारा इंफॉर्मेशन है ट्रेन मॉडल में। अब ट्रेन मॉडल में ये मेरा मॉडल आ गया, है ना, ये मॉडल आ गया। इस मॉडल को हम प्रिडिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। मेरे पास सारे प्रिडिक्टर्स हैं, सारे पैरामीटर्स हैं, इनपुट देंगे इसमें मॉडल में तो बता देगा कि क्या प्राइस होगा फ्लैट का। अब इसमें रिक्वायर्ड वेरिएबल, जैसे ये लिखा हुआ है ना, रिक्वायर्ड वेरिएबल्स, राइट। तो जैसे ट्रेन मॉडल डॉट, ये स्ट्रक्चर है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है कह सकते हो। तो ये कितने वेरिएबल चाहिए ये भी डिफाइंड है, ये वेरिएबल्स मुझे चाहिए होगा प्रिडिक्शन के लिए, राइट। सर इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं क्या? इसका
इसका कुछ केसेस में देख सकते हैं, कुछ केसेस में नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है। तो इसी में जिसमें मैथमेटिकल इक्वेशन आएगा तो यहाँ पे आप चेक कर सकते, जैसे ये है ना, इसमें रिग्रेशन जीपी करके है एक, है ना। तो रिग्रेशन जीपी करेंगे। अब इसमें ये सारे इसके सारे जो पैरामीटर्स है इस मैथमेटिकल इक्वेशंस के, इसमें सेव है ना। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कर्नल फंक्शन कौन सा यूज हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेंशन है। मतलब इस एल्गोरिथम का अगर लीनियर रिग्रेशन में यूज करता तो उसमें मैथमेटिकल इक्वेशन शो होता, तो जिसमें मैथमेटिकल इक्वेशन जनरेट हो रहा है तो 100% इक्वेशन वो शो होगा। तो अब ये मैं गॉसियन प्रोसेस यूज कर रहा हूं, तो गॉसियन प्रोसेस का जो भी इक्वेशन है इसके सारे पैरामीटर्स आपको दिए हुए हैं। बीटा की वैल्यू क्या है, सिग्मा की वैल्यू क्या है ना, और प्रिडिक्टर लोकेशन क्या है, स्केल क्या है। तो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज आप यहाँ से चेक कर सकते हो। कोई भी मॉडल आप रिग्रेशन ट्रेन करोगे तो ट्रेन मॉडल में मेंशन होता है, जैसे इस केस में मेंशन है रिग्रेशन जीपी में। जैसे ये वाला मॉडल था, क्योंकि इसमें कैटेगरिकल डेटा है तो एग्जैक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन आई डोंट थिंक उसमें आएगा। जैसे ये वाला मॉडल है लीनियर रिग्रेशन, इसको मैं से ये इसमें सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन जनरेट होता है, ठीक है। तो इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, ट्रेन मॉडल 1 के नाम से एक्सपोर्ट है। तो इसको ट्रेन मॉडल 1 देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है। अब ये लीनियर मॉडल में इसमें मेरा मैथमेटिकल इक्वेशन आएगा, है ना। ट्रेन लीनियर मॉडल डॉट लीनियर मॉडल, है ना। तो ये इसमें ये मेरा सारा इक्वेशन क्रिएट काफी बड़ा है। मतलब ये क्या है, ये सारे ना इसको डंप पे क्रिएट कर दिया ऑटोमेटिकली। तो इसके ऊपर जाएंगे, ये देखिए ये इंटरसेप्ट्स आ गए उसके सारे के, है ना। इंटरसेप्ट्स जितने भी हैं इंटरसेप्ट आ गया। मतलब जो कांस्टेंट है एरिया का कोफिशिएंट एरिया में सेव होगा, राइट। तो ये सारा आ गया ना यहाँ पे इक्वेशन, सारे के कांस्टेंट और इंटरसेप्ट सारे आ गए। तो जैसे इसमें ये जाऊंगा लीनियर मॉडल डॉट इंटरसेप्ट, क्या था इसमें लीनियर मॉडल, है ना। ये था डॉट, या इसमें नहीं, इसमें ये शो नहीं कर रहा, जस्ट वेट अ मिनट। इज एक काम करते हैं, ट्रेन लीनियर मॉडल को ए इज इक्वल टू सम वेरिएबल्स में सेव कर देते हैं। ए में क्या है, ए डॉट कोफिशिएंट्स। सो ये सारे इसके कोफिशिएंट्स हैं, जो भी है इसके जो वैल्यूज है ना। एक मिनट तो, और इसमें क्या है, ए डॉट कोफिशिएंट्स डॉट ओके पी वैल्यू क्या है, ये पी वैल्यू आ गए सारे कोफिशिएंट्स के, ठीक है। सारा इन्फॉर्मेशन सर इसमें सेव है आपका। जैसे ए में गया, जैसे मैंने स्टार्ट यहाँ से किया, ये मॉडल था लीनियर मॉडल डॉट कोफिशिएंट्स में गया, है ना। अब इसकी पी वैल्यू क्या है, यहाँ से पी वैल्यू आ जाएगी। टी स्टेट्स क्या है ना। वेरिएबल्स में जाऊंगा तो ये इसके सारे कोफिशिएंट्स आ गए, सारे वेरिएबल्स जो है उसका ट्रांसफॉर्म फॉर्म आ गया, है ना। और यहाँ से पी वैल्यू आ गया, तो सारा इसी में आपका सेव है। और वेरिएबल्स में जाओगे तो ये सारे आपको वेरिएबल्स हो जाएंगे, है ना। जितने भी वेरिएबल्स उसमें हैं आए हुए हैं ट्रांसफॉर्म होके, राइट। ये पी वैल्यू हो गया, ये स्टैंडर्ड एरर आ गया, है ना। फिर इसमें जाओगे आप एस्टिमेट में, ये एस्टिमेशन आ गया सारे का, मतलब जो भी कोफिशिएंट्स हैं उसके वो सारे आ गए, है ना। तो एस्टिमेट तो कोफिशिएंट्स ही होता था ना, तो इसमें सारे सेव है। और फिर मैथमेटिकल इक्वेशन आप क्रिएट कर सकते हो। तो हमें इक्वेशन क्रिएट करने के लिए कोफिशिएंट्स चाहिए और जो कांस्टेंट टर्म्स है वो चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया सर, आप उसमें से Yeah. चेक कर सकते हो, राइट। ओके नाउ So this is हाँ, same like yesterday what we saw. नहीं इससे डिफरेंस है। इसमें हमने कोई मैथमेटिकल इक्वेशन दिया था, नहीं दिया था ना। इन दिस हाँ केस वी डिडंट डिफाइन एनी इक्वेशन, वो ऑटोमेटिकली इक्वेशन को सिलेक्ट किया। जैसे लीनियर रिग्रेशन में कितने टाइप के इक्वेशंस हो सकते हैं, जैसे मैंने ये यहाँ पे बताया था स्टेप वाइज लीनियर रिग्रेशन की बात करें, ये तो ये सारे लीनियर रिग्रेशन है, राइट। तो correct. अब वो इसमें से जो बेस्ट होगा कॉम्बिनेशन उसको वो चूज करेगा। मतलब हमने एक स्टैटिक मॉडल दिया ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली मल्टीपल इक्वेशन से बेस्ट वन विल बी सिलेक्टेड, ठीक है। Okay. Okay. हाँ इसमें हमने कोई नहीं दिया।
ये डेटा नॉन लीनियर था, इसलिए गॉसियन रिग्रेशन प्रोसेस नॉन लीनियर होता है, इसलिए गॉसियन रिग्रेशन प्रोसेस इसमें यूज हुआ। ओके, राइट नाउ उसका मैंने कोड जनरेट किया और यहाँ पे ये एज अ फंक्शन पेस्ट कर दिया। इसको लोकल फंक्शन बोलते हैं। सेम स्क्रिप्ट फाइल में अगर आप फंक्शन को कॉल करोगे और उसी में फंक्शन भी आपका मेंशन है तो लोकल फंक्शन होता है। तो हमने यहाँ से इसको मॉडल क्रिएट कर रहा हूं मैं दोबारा। फिर हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि जो मॉडल क्रिएट होके आया परफेक्ट है कि नहीं है, सारा एनालिसिस करेंगे अभी। तो अभी ये देखो जितना टाइम लगा था ऐप में क्रिएट होने में, फिर उतना ही टाइम लग रहा है। ये फंक्शन है, हमने जो कोड जनरेट किया था ये ऑलरेडी ये फंक्शन नेम है ना, उसी फंक्शन को ऊपर कॉल करके फिर से मॉडल को क्रिएट कर रहा है बाय कोड। ओके, मॉडल क्रिएट हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया। अब क्या कर रहा हूं मैं, जो हमने टेस्टिंग ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग डेटा ही यूज कर रहा हूं मैं राइट नाउ, फिर से प्रिडिक्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पे मेरा प्रिडिक्टेड वैल्यू है। तो ये मॉडल है, तो जब भी आपको प्रिडिक्शन करना है ना, तो मॉडल नेम डॉट प्रिडिक्ट फन फंक्शन यूज करते हैं और इसमें हमें प्रिडिक्टर्स इनपुट देना होता है। ठीक है, तो जैसे ये मेरा ट्रेन मॉडल है, जिसे यहाँ पे मैं इसको आपको नहीं पता, लेट्स से दैट यू डोंट नो हाउ टू प्रिडिक्ट इट, जिसको आप यहाँ पे रन करोगे ना तो इसमें लिखा है हाउ टू प्रिडिक्ट। जैसे ट्रेन मॉडल डॉट हाउ टू प्रिडिक्ट, इसमें मेंशन है कि कैसे प्रिडिक्ट करना है ना, सी डॉट प्रिडिक्ट फन, और इसमें जितने भी पैरामीटर्स हैं टेबल में कन्वर्ट करके आप दे दो तो ये प्रिडिक्ट करके यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। तो सेम थिंग हियर, यहाँ पे मेरा प्रिडिक्टेड आ गया, परफेक्ट। और मैं क्या कर रहा हूं कि ट्रेन डेटा में जो लास्ट कॉलम था वो प्राइस था, तो दोनों को प्लॉट कर रहा हूं, वो ऑलमोस्ट 45 डिग्री पे आना चाहिए, है ना। ये प्रिडिक्टेड विद दिस ओरिजिनल ऑब्जर्व्ड वन, ये मेरा टारगेट था ओरिजिनल, और ये प्रिडिक्टेड वन, दोनों को प्लॉट कर रहे हैं। क्योंकि डेटा काफी नॉन लीनियर है बट स्टिल वी आर गेटिंग 45 डिग्री अराउंड, राइट। ये लाइन जो दिख रही है मतलब मेरा मॉडल सही है। अगर ये कर्व होता तो मॉडल सही नहीं होता। अब एक काम कर रहे हैं कि जो मेरा प्रिडिक्टेड आया और जो मेरा ओरिजिनल प्राइस है, दोनों को सेम फिगर पे प्लॉट कर रहे हैं। पहले हमने ओरिजिनल को प्लॉट किया जो ऑब्जर्व था टारगेट, फिर उसके बाद प्रिडिक्टेड को प्लॉट किया एक ही फिगर में, चेक करने के लिए कि दोनों एक दूसरे पे वो शो कर रहा है कि नहीं। तो यू सी हियर द ब्लू वन इज ऑब्जर्व वन, तो परफेक्ट मॉडल है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, वो सुपर इम्पोज कर रहा है राइट। एग्जैक्ट जो मेरा प्रिडिक्टेड था, ट्रेनिंग का डेटा यूज किया, और जो प्रिडिक्शन के बाद ट्रेनिंग डेटा पे आया, ग्राफ इज शोइंग परफेक्ट। अब इस केस में ब्लू कहीं और होता, रेड कहीं और होता, दोनों अलग अलग होता तो इश्यूज होते। और 100% तो नहीं, किसी भी मॉडल में नहीं आता। अगर 100% आया तो मतलब इशू है उसमें, 100% आना ही नहीं चाहिए, ओवरफिटिंग है। अब टेस्टिंग करते हैं। हमने टेस्ट डेटा स्प्लिट किया था ना, मैट्रिक्स याद है। अच्छा, इसमें आपको इसमें डाउट मत रखना कि टेस्टिंग डेटा में तो आउटपुट भी है, बट ये जो मॉडल है इसमें डिफाइंड है कि प्रिडिक्टर क्या है, तो प्रिडिक्टर को ही उठाएगा, आउटपुट को नहीं उठाएगा। तो आप कितने भी कॉलम्स क्रिएट कर लो, जो उसको चाहिए वही उसको वो वहां से एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से मेरा टेस्टिंग डेटा पे ये प्रिडिक्ट करेगा। जिसे ये टेस्टिंग डेटा है ना, इसमें आउटपुट भी है लास्ट वाला, तो आउटपुट को इसमें लेगा ही नहीं क्योंकि प्रिडिक्टर मेरा आउटपुट है ही नहीं, है ना, उसको एक्सक्लूड कर देगा। अब यहां से मेरा प्रिडिक्टेड आ गया, तो सेम प्लॉट जो हमने ऊपर किया नीचे यहाँ पे भी करते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान रखना है, ये आ गया है ना, तो इसमें सब जगह सही आ रहा है। ये देखो आप, ऑलमोस्ट जो प्रिडिक्टेड है और टेस्टिंग डेटा एक दूसरे पे ही आ रहा है, बट यहाँ पे जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो काफी ज्यादा आ गया, बट यहाँ पे वो कम है। ओरिजिनली वो कम है बट ये ज्यादा आ गया, दैट्स ऑल। अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखना है कि इस केस में जो हमने डेटा टेस्टिंग के लिए स्प्लिट किया था, हो सकता है कि जो लोकेशन वाइज वो ट्रेनिंग में यूज ही ना हुआ हो। समझ रहे हो आप, जिसे टेस्टिंग में स्प्लिट किया तो हो सकता है कि जो लोकेशन मेंशन है वो ट्रेनिंग में यूज नहीं हुआ, तो जब वो डेटा प्रिडिक्ट करोगे ना तो वो मिसिंग डेटा में आ जाएगा, एनएन। तो इसलिए मैंने आरएम मिसिंग लगा दिया प्रिडिक्शन के बाद, जिसमें एनएन है वो मिस हो जाए क्योंकि वो डेटा उसमें यूज नहीं हुआ है। देखो आप, एनएन आ रहा है ना दो जगह, तो मिसिंग है। तो आपको ऐसा सिंपल से लेना है कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग में कॉमन हो, डिपेंड्स। तो मैंने उसको रिमूव करके ये प्लॉट किया हुआ है ना। तो ये मेरा आ गया प्लॉट, परफेक्ट है। ये देखो मिसिंग वाला, बट मैंने आरएम मिसिंग लगा करके उसको रिमूव कर दिया है।
तो ये मेरा एग्जैक्ट जो टेस्टिंग का ऑब्जर्व है, आउटपुट टेस्ट मतलब टारगेट और प्रिडिक्टेड हुआ, तो परफेक्ट मॉडल है, कोई इशू नहीं है। इतने सारे वेरिएबल्स है, विदाउट प्री प्रोसेसिंग, विदाउट रिमूविंग एनी रिडंडेंट फीचर्स, वी आर गेटिंग गुड, है ना। और प्रिडिक्शन करके भी बता दिया कैसे प्रिडिक्ट करना है। तो अगर आपको डिसाइड करना है कि आप कितने एरिया का लेना चाह रहे हो, कितना बीएचके होगा, कितना बाथरूम उसका क्या होना चाहिए, फर्निशिंग क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे मैं क्या करता हूँ कि जो मैंने टेस्टिंग वाला डेटा है ये, है ना, इसको ओपन करता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक एक सैंपल क्रिएट कर देता हूँ, एक नया टेबल, है ना, यहाँ से न्यू टेबल, इस पे प्रिडिक्ट करता हूँ कि क्या प्राइस है। तो इसमें सबसे पहले ट्रेंड मॉडल प्राइस ये है, तो प्राइस ये लेगा नहीं, आप इसको हटा भी दो, इस मॉडल में वो लेगा ही नहीं। डॉट प्रिडिक्ट फन, और जो ये सिंपल है, ये टेस्ट डेटा वन के नाम से, टेस्ट डेटा वन, लेट्स सी व्हाट इज द प्राइस। इट इज कमिंग अराउंड 3.8 है, 38 लाख है, इसमें 48 लाख आ रहा है, 10 लाख ज्यादा आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि लेट्स से कि मेरा एरिया जो है, लोकेशन मेरा यही हो जो लोकेलिटीज पे दिया, अबुल फजल इनक्लेव ओखला में ही चाहिए मुझे, और बाथरूम चाहता हूँ कि एक ही हो, और एरिया भी मेरा लेट्स से 650 स्क्वायर फीट का हो। मॉडिफाई कर दिया, फिर से टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं क्या आउटपुट आ रहा है ना। तो ये देखो अब कम हो गया, 30 लाख का ही हो गया, है ना। इसको फॉर्मेट बैक करोगे ना तो ये डबल में नहीं दिखेगा, बैंक वाले फॉर्मेट में दिखेगा, तो यहाँ से ज्यादा क्लियर दिखेगा। कब हो गया, क्योंकि मैंने एरिया कम कर दिया और एक ही बाथरूम चाहिए, राइट। अब इसी पे लेट्स से कि 3 BHK चाहिए मुझे, तो मैं इसको रिमूव करके 3 BHK कर देता हूँ, और अब फिर से ये इनपुट देता हूँ। ये देखो अब 3 BHK में 57 लाख हो गया, अगर वो 3 BHK हो तो, है ना। दैट्स गुड वे टू क्रिएट अ मॉडल, राइट। तो इस टाइप के मॉडल्स, ये जो मैजिक ब्रिक है या अदर्स है, या मैं फेसबुक की बात करूं, गूगल की बात करूं, दे यूज सच काइंड ऑफ मशीन डीप लर्निंग मॉडल फॉर प्रेडिक्शन। एनी क्वेश्चन? ओके, नॉइज आ रहा है, सो मैं, आप म्यूट कर लो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। किसी भी टाइप का डेटा हो आपको गूगल पे मिल जाएगा, या आपके पास डेटा है, चाहे वो कैटेगरिकल है, न्यूमेरिक डेटा है, आप ट्रेन कर सकते हो, और यू एंड यू कैन सी दैट विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, विदाउट एनी प्री प्रोसेसिंग, वी आर गेटिंग अ गुड मॉडल हियर, राइट। एक एग्जांपल क्लासिफिकेशन का देखते हैं। ओके फाइन। Sir, one question. हाँ प्लीज आस्क। Uh, if I have some unknown data, how do हाँ, I know whether it is fitting? It will fit in linear or non-linear? How do I know that what I should use? you will not know, as I told that कितना भी बड़ा data scientist हो, they will be able to not tell you. So you क्योंकि अगर let's see that you have only one predictor or two predictor, then you can plot it and you can know that it will be linear or non-linear, right? Okay. But if So you have in multiple predictors, प्लॉट कर ही नहीं सकते, मैक्सिमम 3D ही प्लॉट कर सकते हो, तो उस केस में you will not know. In that case, you are going to try with all the algorithms. okay. So in this case, if I plot the price, so we are predicting the price here. So if my price is linear, then I can use only linear model, right? हाँ, if price is linear and your means with respect to predictors, then you can choose the linear model. If you Okay. know that what kind of data is there, मतलब आपके पास predictors कम है, कोई लीनियर नहीं है, तो उसको आप लीनियर में कन्वर्ट भी कर सकते हो। कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, अगर वो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इक्वेशंस आर आल्सो एज अ लीनियर इन दिस रिग्रेशन, ओके। तो उस केस में पॉलिनोमियल भी लीनियर है, क्योंकि लीनियर का मतलब कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स या पैरामीटर कोएफिशिएंट्स लीनियरली एडेड है, तो देन यू विल नो दैट दैट इज लीनियर। प्रॉब्लम डेटा के साथ तब आएगा जैसे एक्सेलरेशन वाला मैंने दिखाया था, उसमें रेंडमली डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड था, नॉन लीनियर काइंड ऑफ डेटा, उसको आप लीनियर कर भी नहीं सकते। उस केस में
जैसे पॉलिनोमियल लीनियर हो सकता है बट कुछ डेटा लीनियर नहीं हो सकता, उस केस में नॉन लीनियर रिग्रेशन यूज करोगे। तो उसके लिए जो ये एल्गोरिथम्स है उस एल्गोरिथम्स के नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज नहीं है तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हो, जैसे मैंने किया। हमने मॉडल सिलेक्ट कर लिया कौन सा बेस्ट है, फिर मैं आई एम गोइंग टू स्टडी दैट मॉडल, दैट गॉसियन प्रोसेस रिग्रेशन है क्या, राइट। अगर मेरे पास टाइम है तो डिस्कस करेंगे। जैसे सपोर्ट वेक्टर मशीन है, तो सपोर्ट वेक्टर मशीन इज यूज फॉर लीनियर मॉडल ओनली, and using that we can classify non-linear also. तो सपोर्ट वेक्टर मशीन में क्या होता है कि अगर नॉन लीनियर है तो उसमें नॉन लीनियर फंक्शन यूज करके लीनियर कर लेते हैं, जैसे कल लॉग लिया था, है ना। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन में सिर्फ दो ही टाइप के क्लास वो क्लासिफाई करता है। तो देयर इज अ मल्टी सपोर्ट वेक्टर मशीन जो मल्टीपल क्लासेस को भी क्लासिफाई कर सकता है। तो ये चीजें ध्यान रखना है। अब जैसे डिस्क्रिमिनेंट के मींस क्लस्टरिंग है, एक है के मींस नॉट क्लस्टरिंग, के मींस क्लासिफिकेशन। तो के मींस में मिक्स टाइप डेटा को क्लासिफाई नहीं करता, मतलब उसमें कैटेगरिकल भी है और न्यूमेरिक भी है एज अ प्रेडिक्टर, इट विल बी नॉट यूज। उसके So, लिए आप नेव यूज कर लो, डिफरेंट एल्गोरिथम, ये पता होना चाहिए। so one more doubt I have. So ultimately जो हम मॉडल एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, ट्रेंड मॉडल, so हाँ, it is of only one mathematical representation or multiple mathematical representation, or नो I डेट mean इज ओनली वन। only one, right? Okay, okay. मैथमेटिकल वो न्यूरल नेटवर्क का एक पार्ट है जिसमें मल्टीपल मैथमेटिकल इक्वेशन जनरेट होते हैं। एक ही क्रिएट होगा ना, मल्टीपल तब जनरेट होगा जब आपके पास मल्टीपल आउटपुट्स है, राइट। नो नो नो, मेरा क्वेश्चन है, अगर वो हम जो फीचर्स देते हैं ना यहाँ पे, बाथरूम और नंबर ऑफ बेडरूम्स, हाँ सो हाँ, इस फीचर के लिए इस इक्वेशन यूज करो, इस फीचर्स का इस इक्वेशन करो, ऐसा ग्रुप्स बनाता है क्या वो नहीं इंटरनली? नहीं वो नहीं 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 ना? नहीं, मैं बता रहा हूँ जो हाँ, कैटेगरिकल डेटा है ना, जैसे जैसे लेट्स से कि मैं क्या करता हूँ, एक मिनट में बताता हूँ कैसे कैसे करता है वो। मैनुअली अगर आपको करना है तो कैसे करोगे, आपको अपना एल्गोरिथम डिजाइन करना है। तो ये डेटा जैसे मैंने एक्सपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब कैटेगरिकल डेटा है तो ये क्या करेगा, जैसे एक कैटेगरिकल डेटा मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ, सॉरी एक्सट्रैक्ट करता हूँ, तो एम ए पहले उसको कैटेगरिकल में कन्वर्ट भी कर लेता हूँ, है ना, कैटेगरिकल, राइट। अब इसमें जो ये रो नेम है मैजिक ब्रिक्स, देखते हैं कौन सा लेते हैं कैटेगरिकल डेटा, लेट्स से बीएचके ही ले लिया, है ना। ये कैटेगरिकल में कन्वर्ट हो गया, तो अभी तो ये कैटेगरिकल में है ना, 034, या एक काम करते हैं, इसी को लेते हैं, लेट्स से कि 1 से 4 तक, दैट इज अ कैटेगरिकल डेटा। तो आप जब आप ट्रेन करोगे तो व्हाट इट विल डू, इसमें एक प्री प्रोसेसिंग करेगा। क्या प्री प्रोसेसिंग होगा, लेट्स बी इज इक्वल टू इसका डमी वर्ड क्रिएट कर देता है, एक को डालेंगे, ऐसे ही वो क्रिएट हो जाएगा मैट्रिक्स, ऐसे। ये आपको दिख रहा है ना, ये 1 0 1 0 1 0, इसका मतलब क्या है कि जितने, जैसे 4 है, 4 था, एक मिनट इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ बी वाला। तो ये क्या किया कि उसमें जो बीएचके था, जो मैंने बीएचके का डेटा लिया उसमें 8 बीएचके तक का था डेटा। इसने क्या किया कि ये कैटेगरिकल क्रिएट कर दिया यहाँ पे इस टाइप से। तो इसमें ये बता रहा है कि इसमें 1 बीएचके जहाँ पे भी होगा, जिस सिंपल में होगा उसमें 1 होगा, एल्स 0 होगा सारा। तो इसमें देखो कौन से वाले ऑब्जर्वेशन में 1 बीएचके है, ये 43 सैंपल्स, बाकी 0। ये 1 बीएचके हो गया, ये 2 बीएचके हो गया, ये 3 बीएचके, ये 4 बीएचके, समझ में आ रहा है। तो इसको डमी वर्ड में क्रिएट करता है, मतलब ये मेरा, ये भी एक प्रिडिक्टर हो गया जिसमें एक बीएचके है, ये दूसरा प्रिडिक्टर हो गया। इस तरीके से वो ऑटोमेटिकली डमी वर्ड क्रिएट करता है। तो आपको करना है तो आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा मैनुअली। गॉट इट। मतलब डायरेक्ट कैटेगरी डेटा है, टैक्स डेटा है, दैट विल बी नॉट फिटेड इन द इक्वेशन, सो वी हैव टू क्रिएट अ डमी। जैसे ये सैंपल्स हो गए, रो सारे सैंपल्स हो गए सिंपल वाइज। तो दिस विल बी मींस व्हाट दिस 7 extra predictors are added there. In first one, that is if it will be only one, मतलब इसमें जो ये रोज है एक ही एक होगा, बाकी सारे 0 होंगे। मतलब इसमें बता रहा है कि इसमें सिर्फ ये 1 बीएचके इस वाले सैंपल्स में, बाकी है ही नहीं। इसमें ये जितने भी हैं 2 बीएचके व्हाटएवर, वो इसमें मेंशन हो जाएगा। मतलब जो 2 बीएचके कहाँ किस किस सैंपल्स में 2 बीएचके हैं, राइट, किस किस सैंपल्स में 1। इस केस में अब देखो ये 1 1, ये इसमें भी 2 बीएचके है, बाकी बाकी और मेंशन नहीं होगा।
इस टाइप से वो डमी वर्क क्रिएट हो जाता है ना? ये एग्जांपल सूटेबल नहीं है। मैं मेरा क्वेश्चन था कि एक ही मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है या नहीं तो ग्रुप्स बना के वो इंटरनली करता है। फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम एक और फीचर ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल एयर क्वालिटी इंडेक्स, इस लोकेलिटी का एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो एरिया की तरह का, तो तब क्या वो ग्रुप्स बना के डिफरेंट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएगा इंटरनली? नहीं तो एक ही बनाता है अल्टीमेटली। फर्स्ट थिंग कि अगर आप एक और प्रेडिक्टर ऐड करोगे तो फिर से रिट्रेट करना होगा क्योंकि प्रेडिक्टर उसमें मेंशन नहीं है। फर्स्ट, अगर लीनियर रिग्रेशन आप यूज करोगे तो एक ही मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगा डमी वर्क क्रिएट करके, विच इज गोइंग इनसाइड, जो मैंने अभी बताया। अगर आप उसमें ये यूज करते हो इंसेम्बल मेथड या डिसीजन ट्री, तो डिसीजन ट्री जो है वो डिफरेंट वे से काम करता है। जैसे मैं इसमें थ्रेशोल्ड वैल्यू बेस्ड काम करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। डिपेंड्स ऑन द एल्गोरिथम। जैसे न्यूरल नेटवर्क यूज करोगे तो मल्टीपल इक्वेशन क्रिएट होगा, है ना? ओके, है ना? तो जैसे डिसीजन ट्री में दिखाता हूँ, या मैं एक काम करता हूँ, जस्ट होल्ड अ मिनट। ओके, जस्ट 1 मिनट, हियर इट इज। मैं आपको यहां से नोट दिस वन। ओके, लेट्स ओपन दिस वन। डिफरेंट एल्गोरिथम के डिफरेंट वे हैं। यहाँ पे जैसे मैं जाता हूँ, ये है डिस्क्रिमिनेंट मेथड एंड वेयर इज द डिसीजन ट्री हियर। ये डिसीजन ट्री मेथड है। तो जैसे इसमें पहले एक प्रेडिक्टर ए है, सी है एंड बी है। ओके, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रिएट हो जाएगा। ओके, एक्स इज स्मॉलर देन ए, देन यस, देन इट विल कंपेयर विद द सेकेंड प्रेडिक्टर दैट एक्स इज, सेकेंड वाला वाई हो गया, वाई दूसरा प्रेडिक्टर हो गया, इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से कंपेयर कर, यस देन दिस इज दिस, राइट? सो डिसीजन ट्री आप रिग्रेशन के लिए भी यूज कर सकते हो, क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हो। तो ये एक ट्री क्रिएट होता है। इस केस में कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, जस्ट अ काइंड ऑफ ट्री, राइट? अब इसमें अगर मैं बात करूं नेवे का, नेवे कैसे काम करता है? नेवे में ऐसे काम करता है, जैसे आप नेटफ्लिक्स वॉच करते हो, लेट्स से इफ यू आर वाचिंग नेटफ्लिक्स और अमेजन, लेट्स से आपने थ्रिलर मूवी देखा। ओके, आपने थ्रिलर मूवी देखा, ओके, मींस थ्रिलर मूवी आपने देख लिया, वो इवेंट हो गया। अगर आपने थ्रिलर मूवी देखा तो आपको नेटफ्लिक्स सजेशन देगा डिफरेंट थ्रिलर मूवीज का। मतलब एक इवेंट हो गया तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप उसको देखोगे, और उसके अकॉर्डिंग वो सजेस्ट करता है। तो नेवे ऐसे काम करता है, बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी। ओके, अब इसके बाद अगर सपोर्ट वेक्टर की मशीन की बात करें, फिटिंग डिस्क्रिमिनेंट सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर मशीन में क्या करता है कि ये वेक्टर लाइन क्रिएट करता है इस डेटा को डिवाइड करने के लिए। सेम प्रोसेस इज यूज इन द रिग्रेशन आल्सो। अब ये लीनियर करता है, तो अगर आपके पास नॉन लीनियर है, लेट्स से दिस काइंड ऑफ डेटा, तो आपको कुछ नहीं करना। जैसे मैंने बताया ना, मशीन लर्निंग में डोंट रिक्वायर टू डू एनीथिंग, ऑटोमेटिकली दिस नॉन लीनियर डेटा को वो लीनियर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर ले। सो डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैव डिफरेंट वेज। जैसे मैं बताया न्यूरल नेटवर्क में मल्टीपल इक्वेशंस क्रिएट होते हैं, एंड ट्रीज मेथड हैव अ डिफरेंट मल्टीपल इक्वेशंस बेस्ड ऑन द थ्रेशोल्ड वैल्यू, राइट? सो डिफरेंट एल्गोरिथम, डिफरेंट वे टू डू। अब जैसे मैं बात करूं इसकी गॉसियन रिग्रेशन प्रोसेस जो हम लोग यूज कर रहे थे, जो मैंने मॉडल क्रिएट किया था गॉसियन रिग्रेशन, राइट? सो दिस इज इन सिंपल मेथड। इन सिंपल मेथड में मल्टीपल ट्रीज होते हैं, है ना, मल्टीपल डिसीजंस होते हैं। तो this theoretical part you require to know. This is a Gaussian process regression is another non-parametric regression. Non-parametric why? Because we don't have predefined mathematical equation. We don't require to estimate the parameter. इसमें कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन काइंड ऑफ थिंग्स जनरेट नहीं होगा, बस उसके पैरामीटर्स जो मैंने आपको दिखाया था।
इक्वेशन जनरेशन का मतलब उसमें पैरामीटर भी एस्टिमेट हो रहा है, राइट? पैरामीटर क्या है? उसके कोएफिशिएंट्स। In addition to predicting the response value for given predictable, GPR models optionally return the standard deviation and intervals. कितने intervals में? Prediction intervals कि इसके अगर मेरा input ये है, based on that वो किस interval में आ रहा है, उसके according वो आपका output predict हो जाता है ना? तो different algorithms है. These algorithms we require to know. For example, this one. Okay, just do it back. Fitting this. Okay, this is type. This is a nearest neighbor classification. ओके जो इससे ये इक्विलिडियन डिस्टेंस फाइंड आउट करेगा, जिससे अगर ये इसके नियर है तो उसको वो उसके ग्रुप में होगा, मतलब एक सेंटर पॉइंट क्रिएट हो जाएंगे, तीन ग्रुप, तीन सेंटर पॉइंट्स होगा, इक्विलिडियन डिस्टेंस मेजर करके उसके अकॉर्डिंग वो ग्रुपिंग करता है, ठीक है? ये नियरेस्ट नेबर है, बट at k nearest neighbors classification model requires all predictions to be either all numeric or categorical. तो दो टाइप के हैं तो it will not work, either it will be categorical or numeric. जो हमने मॉडल अभी यूज किया, it cannot be used in the decision tree because we had a mixed type data in predictors, right? So depends on the algorithm. Okay, ठीक है सर, आगे चले? Yeah, thank you sir. Okay, so we have 12, 13. Similar way, we can use classification also. Similar way we can use the classification model also. तो आप खुद ट्राई करना, क्लासिफिकेशन में आपका आउटपुट एज अ क्लास होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो आई वांटेड टू शो यू क्लस्टरिंग आल्सो. So let's discuss about clustering right now. Then we will end the model. Okay. So what is the clustering here? What is clustering? Cluster analysis involves applying clustering algorithms with the goal of finding hidden patterns or grouping in a data set. Clustering analysis is also called segmentation analysis or taxonomy. मतलब क्लासिफाई करना, टैक्सोनॉमी जो मेडिकल टर्म यूज होता है कि सेल्स को क्लासिफाई करना, इज अ कॉमन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मोड. हाउ इट वर्क? क्लस्टरिंग एनालिसिस क्रिएट ग्रुप्स, क्लस्टर्स, ग्रुप क्रिएट करता है, क्लस्टर क्रिएट करता है ऑफ द डेटा. ऑब्जेक्ट्स दैट्स बिलोंग टू द सेम क्लस्टर आर सिमिलर टू वन अनदर एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट. ऐसा वो ग्रुप क्रिएट करेगा जो पहले ऑब्जेक्ट में जो डेटा होगा वो दूसरे से सिमिलर नहीं होंगे, अनसिमिलर होगा वो, ठीक है? इसमें हमारा कोई आउटपुट नहीं होता. तो एक एप्लीकेशन में दिखाऊंगा, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा. के मींस क्लस्टरिंग क्या है? के मींस क्लस्टरिंग में जैसे मैंने बताया कि सेंटर्स क्रिएट होते हैं, ये सेंटर्स मूव करता रहता है. तो अगर आप स्क्रैच से डिजाइन करोगे तो आप जैसे दो क्लस्टर में करना है इसको, तो दो सेंटर पॉइंट्स आपको रेंडमली डिफाइन करना होता है. फिर उससे वो इक्विलिडियन डिस्टेंस यूज कर लो, कोसाइन डिस्टेंस यूज कर लो, डिफरेंट डिस्टेंस वो यूज करके डेटा को फाइंड आउट करता है कि उसके नियर कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग वो सेंटर पॉइंट मूव होता है. दैट इज अ के मींस क्लस्टरिंग. तो एक एग्जांपल में स्विच करके आपको दिखाता हूं के मींस क्लस्टरिंग का, तो इससे आपको यू विल अंडरस्टैंड बेटर इन दिस केस. सो लेट मी ओपन द क्लस्टरिंग. मेरे पास एक डेटा है क्लाइंट का, एक शॉप का डेटा है, जिसमें मुझे उनके क्लाइंट्स की रेटिंग मुझे पता है, सेटिस्फेक्शन और कितना लॉयल है वो क्लाइंट, लॉयलिटी. तो मुझे क्या करना है, इसकी क्लस्टरिंग करना है कि किस टाइप के कस्टमर्स मेरे शॉप पे आ रहे हैं. तो मेरे पास सेटिस्फेक्शन का डेटा है, लॉयलिटी ऑफ द कस्टमर आल्सो वी हैव, एंड वी आर गोइंग टू यूज के मींस क्लस्टरिंग इन दिस केस. ओके, so that's very simple to do that kind of things. लेट मी क्लियर एवरीथिंग. सबसे पहले हम डेटा को रीड कर लेंगे. एक्सएलएस रीड यूज किया हुआ है, रीड टेबल नहीं यूज किया हुआ. तो एक्सएलएस रीड, जब सारे डेटा न्यूमरिक है तो आप एक्सएलएस रीड यूज कर सकते हो. ओके, अब इसको आप समझो क्या कर रहे हैं हम लोग. यहाँ पे एक लूप चला रहे हैं फॉर का. फॉर लूप इज लाइक दिस, फॉर एंड एंड 2 to 4, फ्रॉम 2 क्लस्टर देन 3 क्लस्टर देन 4 क्लस्टर. आप एक क्लस्टर के लिए भी कर सकते हो. इसमें एक क्लस्टर के लिए करना है तो ये ऐसे प्रोवाइड कराना पड़ेगा. कौन सा क्लस्टरिंग यूज करोगे? के मींस डेटा आपका जो है, इस केस में दो डेटा है, लॉयलिटी एंड सेटिस्फेक्शन डेटा, एंड हियर यू हैव टू प्रोवाइड द क्लस्टर नेम एंड इट विल क्लस्टर, एंड हियर यू विल गेट द क्लस्टर वैल्यूज. कौन सा फर्स्ट क्लस्टर में 1, कौन सा सेकेंड क्लस्टर में 2 and 3 लाइक दिस, एंड यू विल गेट द सेंटर पॉइंट्स ऑफ एवरी क्लस्टर आल्सो. ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रनिंग फ्रॉम 2 to 4 क्लस्टर्स, है ना. ये L हो गया, ये क्लस्टर वैल्यू आ जाएगा,
है ना, ये सेंटर्स आ गए क्लस्टर के, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे आई डिपेंड्स ऑन दिस आइट्रेशन, अगर i इज इक्वल टू 2 क्लस्टर में हुआ, i इज इक्वल टू 3 देन 3 क्लस्टर में हुआ। फिर जी स्केटर यूज कर रहा हूं मैं। जी स्केटर मैंने बताया था कल, पहला जो सेटिस्फेक्शन, ये लॉयलिटी, लॉयलिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेटिस्फेक्शन में प्लॉट कर रहा हूं, ओके। और ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग हो, इस एल के अकॉर्डिंग हो, याद है हम लोग ग्रुपिंग कर रहे थे, तो ग्रुपिंग एल के अकॉर्डिंग हो, ऐसे करके मल्टीपल प्लॉट्स आ जाएंगे, ओके। तो इसमें ये विदाउट स्केलिंग है, इसमें स्केल नहीं किया हुआ। स्केलिंग जब करना है तो मतलब डेटा माइनस मीन वैल्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक बार विदाउट स्केलिंग रन कराते हैं और 3 फिगर्स आएंगे, सी हियर, दिस इज द फर्स्ट वन। तो ये डेटा क्लस्टर हो गया इस पार्ट में। मैं एक काम करता हूं, एक लाइन क्रिएट करता हूं, सॉरी, ऐसे एक लाइन क्रिएट हो गया। ये क्या बता रहा है, ये किस टाइप के कस्टमर्स हैं, जिनकी जो प्रोडक्ट से सेटिस्फाई भी नहीं है, इसलिए उनकी लॉयलिटी भी कम है, मतलब वो आपकी शॉप पे दोबारा आएंगे ही नहीं। अगर 2 क्लस्टर में, ये कौन से कस्टमर हैं, ये वो कस्टमर हैं जिनकी जिनका सेटिस्फाइड काफी ज्यादा है, सेटिस्फेक्शन उनका ज्यादा है, और लॉयलिटी भी कुछ केस में काफी ज्यादा है, राइट। तो हमें इस वाले कस्टमर पे ध्यान देना है, उनको ऑफर्स दे सकते हैं ताकि वो उनकी लॉयलिटी बनी रहे और सेटिस्फेक्शन बनी रहे। कुछ केसेस में सेटिस्फेक्शन तो है, लॉयलिटी कम है, तो वो र्यूमर्स होते हैं जो कभी घूमने चले गए और प्रोडक्ट खरीद लिया, राइट। अब ये 3 क्लस्टर में डिफाइंड है, ये अलग है, तो ये परफेक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इसमें स्केलिंग नहीं की हुई है। तो एक काम करते हैं, स्केलिंग मैटर्स, जब भी आपके पास डेटा हो स्केलिंग कर लो आप, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मीन वैल्यू लो, उसको माइनस करो, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो दोबारा हम इसकी क्लस्टरिंग करते हैं। अब इसमें 4 क्लस्टर कर रहे हैं, मतलब एक बार 2 बार, एक बार 3 बार, एक बार 4 बार। तो अब यहां से अब ये लास्ट वाला मेरा आ गया, this, just wait a minute, let me run this again, okay. Okay, तो ये डिपेंड्स का, आप उसको चाहे तो आप उसको अब ये जो मॉडल है, जिसे ये डिस्टेंस मैंने लिया, इसको मैं रिमूव करूंगा। कौन सा डिस्टेंस लेना है, जब टैब पे प्रेस करूंगा, टैब यहाँ पे कुछ नहीं, automatically it will tell me what distance, how we are going to measure using city block, cosine, Hamming, Schuladian. So different kind of options are there, we can change the distance measurement कैसे होगा, है ना। तो ये भी सारा ऑप्शन है हमारे पास। अब ये मेरा आ गया 4 क्लस्टर। अब इसमें इसमें ये क्या बता रहा है, ये आप देखोगे जो ये वाला ग्रुप आ रहा है, हालांकि अभी 100% परफेक्ट नहीं है, तब भी कुछ इनसाइट्स देख सकते हैं। ये वो कस्टमर है जो जिनकी लॉयलिटी भी कम है, सेटिस्फेक्शन भी कम है, तो ये कस्टमर तो हमारे पास आएंगे ही नहीं दोबारा, ठीक है। ये वाले कस्टमर्स जो हैं, जो लॉयल भी हैं और प्रोडक्ट से सेटिस्फाई भी है, तो दे विल ऑलवेज कम टू आवर शॉप। बट ये जो नीचे वाले दिख रहे हैं, ये वो हैं जो कभी घूमने चले गए, प्रोडक्ट खरीद लिया, लॉयलिटी उनकी कम है बट सेटिस्फेक्शन है, ये वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है, बट वो आप बार बार वो प्रोडक्ट नहीं खरीदते, हो सकता है रीजन वो एक्सपेंसिव हो, तो इसीलिए एक ही बार वो परचेस करते, तो उनके लिए हम कुछ ऑफर्स दे सकते, दिस लाइक दिस वे मार्केट पीपल यूज फॉर द मार्केटिंग थिंग्स, दैट्स अ क्लस्टरिंग एग्जांपल, राइट। एक और एग्जांपल दिखाता हूं, जिसे मेरे पास कंट्री डेटा है ओपन आउटसाइड द मैटलैब। तो दिस इज लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो मुझे इसको क्लस्टर करना है, डिफरेंट कंट्रीज को, यूजिंग द क्लस्टर मेथड। हमें पता नहीं कि अफगानिस्तान कहाँ पे है, अंगोला कहाँ पे है, राइट, लेट्स से वी डोंट नो, बेस्ड ऑन द लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, दिस इज अ जियोग्राफिकल क्लस्टरिंग, है ना, जियोग्राफिकल क्लस्टरिंग करते हैं डेटा का। तो सेम वे वी कैन यूज, आप कितने के लिए क्लस्टरिंग करते हो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2 से लेके 7 तक क्लस्टरिंग कर रहा हूँ, है ना। एक एक दो क्लस्टर होगा, देन 7 होगा, देन ऐड होगा। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्लस्टर किया है, यू सी दिस इज 2 क्लस्टरिंग। सो दिस, इस केस में क्या हुआ, ये वाला जो फिगर देखोगे आप, ये लीनियरली डिवाइड कर रहा है, तो मतलब इसमें लैटिट्यूड को कंसीडर नहीं कर रहा, सिर्फ लॉन्गिट्यूड को कंसीडर करके डिवाइड कर दे रहा है। तो हम फिर लैट लॉन्ग का स्केलिंग कर सकते हैं, ऐसा अगर इशू आए तो।
मतलब एक को कंसिडर नहीं कर रहा, एक को कंसिडर, देखो अब इसको डिवाइड कर रहा है बट लैटिट्यूड को तो कर ही नहीं रहा, राइट। ये 3 क्लस्टर है, तो ये सारे कंट्रीज एक क्लस्टर में आ गए, इधर वाले सारे एक क्लस्टर में आ गए, ये क्लस्टर इधर आ गए, राइट। इसी तरह 7th वाला क्लस्टरिंग आप देखोगे तो इस तरीके से ये देखो, ये एज अ समहाउ लुक्स लाइक अ मैप, राइट। तो ये सारा अफ्रीकन पार्ट हो गया ना, ये अफ्रीकन प्लस आपके यूरोपियन पार्ट्स हो गए, ये रशियन पार्ट हो गया, राइट। इधर जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इंडोनेशिया वट एवर कंट्रीज आर देयर, राइट। ये आपका नॉर्थ अमेरिका एंड ये साउथ अमेरिका का डेटा है ना, ये इस टाइप से क्लस्टरिंग आप कर सकते हो, राइट। इसमें प्रॉपर आइडेंटिटी, ये पूरा साउथ अमेरिका है ना, और सॉरी ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, नॉर्थ ऊपर है, राइट। नॉर्थ साउथ अमेरिका हो गया, ये एक पार्ट, ये क्लस्टर, ये सारा यूरोप आ गया, ये अफ्रीका आ गया, ये रशिया प्लस मिक्स विद दिस वन, राइट। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ क्लस्टरिंग, दैट हमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना था। इसमें हमारे पास कोई आउटपुट ही नहीं था, हमने क्लस्टर करके वहां से पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हैं, राइट। जैसे इस वाले केस में हमने पैटर्न फाइंड आउट किया कि किस टाइप के clients हैं, fine. So there are different clustering methods also available in MATLAB. You can use hierarchical clustering, Gaussian mixture models, density based clustering तब यूज करोगे जब आपको क्लस्टर की पता ही नहीं है कि कितने क्लस्टर होंगे उसके, उस केस में DBS can automatically detect the how many clusters can be there. According that your data will be clustered. Self-organization maps you are going to use, that is based on the mapping, not based on the features. तो मैप जो आपका फिगर आता है उसके बेसिस पे वो क्लस्टरिंग होता है ना। इसी तरह स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग भी है, तो डिफरेंट क्लस्टरिंग्स आर अवेलेबल देयर, बट वी हैव अ वेरी लेस टाइम, सो वी कांट do every, I mean we can't learn all the clustering in this case, but you can try that things. So how will you try? If you want to try, just this is part of a machine learning, just click on help. Okay, so as I told, this is part of a machine learning, so from here you can search machine learning. So here is the statistics in machine learning, right? And if I go in the functions, so if you are a beginner, for every toolbox there is a beginner course is available here, so get started. अगर आप beginner हो, get started से use करो, सारे link जो दिए हुए हैं click करके आप complete कर लो, then you will be aware that what you can do with that module, तो it will be easy for you. या आप function पे machine learning पे click करोगे तो इसमें सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, मशीन लर्निंग के भी दिए हुए हैं, एंड क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन एंड क्लस्टरिंग्स आर आल्सो गिवन। तो सिंपली आप सर्च कर सकते हो क्लस्टरिंग यहाँ से एंड यू कैन फाइंड आउट, ये आ गया क्लस्टर एनालिसिस, राइट। सो जस्ट क्लिक करूंगा यहाँ पे, ये सारे फंक्शंस हैं क्लस्टरिंग, जैसे के मीन्स हो गया, के म्यूआइड्स हो गया, जैसे किसी भी फंक्शन पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस विथ एग्जांपल्स एवरीथिंग इज गिवन, राइट। जैसे ये वाला डेटा है, लेट मी क्लियर एवरीथिंग, वन लास्ट थिंग व्हिच आई एम शोइंग यू, जैसे ये क्लस्टर मैंने किया, ओके, इसको मैं एक बार रन करा देता हूँ। अब मेरे पास ये एल में वैल्यू सेव हो गया, 4 क्लस्टर का सेव हो जाएगा इसमें एल में, राइट। सो इट इज स्टिल एग्जीक्यूटिंग, लेट्स वन टाइम इट इज एग्जीक्यूटेड, ये एल वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। तो एल है क्या, क्लस्टर्स हैं 4 क्लस्टर है तो 4 रिपीटेड है। मुझे फाइंड आउट करना है वो क्लाइंट्स जो क्लस्टर नंबर 4 में आते हैं। जैसे इस फिगर में मैं जाऊंगा, क्लस्टर 4 में कौन से क्लाइंट्स आ रहे हैं, नीचे वो वाले जो कभी कभी शॉप में जाते हैं, सेटिस्फाई है बट लॉयलिटी उनकी कम है, दिस वन, राइट। No, 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 this one, sorry. वो customers, the blue one is for ना here, magenta color. So that customers who are less, जिनकी loyalty भी कम है और satisfy भी नहीं है, satisfaction भी कम है, loyalty भी कम, satisfaction भी कम। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मुझे वो चाहिए तो सबसे पहले इंडेक्स एक्सट्रैक्ट करूंगा यहाँ एल से, राइट। क्यों इंडेक्स, जहां जहां पे 4 है उसका इंडेक्स क्या है, इंडेक्स इज इक्वल टू सिंपली L is equal to double equality 4, right?
लॉजिकल इंडेक्स आ जाएगा मेरे पास, जहां जहां पे 4 है वहां पे 1 और 0। फिर उसके बाद जो मेरा डेटा है, ये डेटा में सेव है डेटा, मुझे वो वाले रोज चाहिए इंडेक्स बेस्ड, राइट। जहां जहां पे 1 है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, देन ऑल कॉलम्स, राइट। अच्छा, ये कैपिटल डी होगा आई गेस, या तो ये वो कस्टमर्स हैं जो लेस सेटिस्फाई है और लॉयलिटी भी उनकी कम है, तो हम ऐसे एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सो दैट्स वेरी सिंपल। या ये जो मैंने इंडेक्स फाइंड आउट किया, अगर यहाँ पे मैं फाइंड कमांड दे दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो दैट विल बी अ न्यूमरिक इंडेक्स, किस किस इंडेक्स पे 4 है, राइट। फिर अकॉर्डिंग दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट द डेटा लाइक दिस, सेम डेटा विल बी देयर। और वी कैन डू लाइक दैट, आई वांट दैट कस्टमर्स विच आर स्मॉलर देन 4, जो फोर्थ ग्रुप को छोड़ के बाकी ग्रुप वाले हैं, जिसपे मुझे ध्यान देना है ना, तो दैट दिस आर दिस वन, उसके सारे इंडेक्स आ गए, तो वी कैन एक्सट्रैक्ट दैट आल्सो लाइक दैट। So fine, so you know from where to learn machine and deep learning, ये लिंक है, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। आप अगर इफ यू फॉरगेट द लिंक तो आप सिंपली गूगल पे जाओ, मैटलैब ऑन रैम सर्च कर सकते हो, ऑन रैम, एंड दैट इज फ्री कोर्सेज एंड यू विल गेट द सर्टिफिकेट आल्सो। मैटलैब एंड सिमुलिंक ट्रेनिंग, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सेकेंड वाला लिंक। तो जितने भी अवेलेबल कोर्सेस हैं, यू कैन डू दैट कोर्सेस। सो वंस यू विल ओपन दिस विल बी ओपन लाइक दिस, ओके। दिस आर द कोर्सेस अवेलेबल। सेकेंड थिंग, इसमें एक क्लासिफिकेशन का मॉडल रह गया, दैट वी विल सी टुमारो विद सिंबॉलिक। तो थोड़ा सा और लूप्स भी देखेंगे कल, फॉर लूप्स, इफ एल्स कंडीशंस कैसे यूज करते हैं, राइट। And this example is important actually, how to remove the redundant features, how to select the features which are required. There are some algorithms available there, we can use that algorithms to remove the redundant features, and which are responsible, like correlation is there, we can use the correlation. So we'll see in this example tomorrow, fine. Any question? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। So that's all for today. If you have any question, you can ask. MATLAB सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स के लिए फ्री है? MATLAB सॉफ्टवेयर सर किसके लिए? एक बार सर फिर से बोलिएगा। स्टूडेंट्स के लिए फ्री है क्या? स्टूडेंट्स के लिए मतलब हाउ टू आई मीन आई हैव नेवर यूज्ड MATLAB. So actually in CSC there is already lots of I mean for users it is purchased, I think around 500 I guess. So आप वहाँ से यूज कर सकते हैं क्योंकि आपके यहाँ ऑलरेडी MATLAB है, बट दिस इज नॉट फ्री एक्चुअली। 1 मंथ ट्रायल आप जनरेट कर सकते हो 1 मंथ के लिए, तो 1 मंथ के लिए आप यूज कर सकते हो। आपको रजिस्टर करना है मैथवर्क्स अकाउंट पे, एंड देयर इज अ ऑप्शन टू गेट अ ट्रायल। जैसे आप रजिस्टर करोगे तो यहाँ पे ऑप्शंस होता है और वहाँ से आप ट्रायल, मेरे पास ऑलरेडी लाइसेंस है तो दैट्स व्हाई इट्स शोइंग, अदरवाइज देयर यू विल गेट अ ऑप्शन आल्सो गेट अ ट्रायल। सो फॉर वन Sir, pardon to interrupt you. yes ma'am please. Really, if you have any concern regarding the license of this software, you can contact me directly. I will explain you the process how you can get that from us. Because already that license are purchased. okay ma'am, can you please guide me? I mean, how can I purchase a license? Sure, I'll explain you after this training call. I'll explain you. Okay, thank you. एंड Okay. जितना भी हम लोग वट एवर वी आर सेइंग दैट ट्रेनिंग राइट नाउ, डे बिफोर यस्टरडे एंड टुडे, और जो कल भी देखेंगे, हम उसी मॉडल्स और एप्लीकेशंस पे डिस्कस कर रहे हैं जो ऑलरेडी आपके यहाँ परचेस है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर नॉट लुकिंग फॉर दैट, ओके। तो जो मैंने बताया और जो आपके यहाँ मैटलैब है उसमें आप ये सारे एप्लीकेशन, दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशंस आप डेवलप कर सकते हैं।
Any more question if somebody want to ask? I think no more queries are there, so we can close it now, and we will meet sharp 10:30 tomorrow for the next session. Sure. If anyone has any query regarding licenses, again I'm repeating, you can free to call me. I'm sharing my number in the chat box, and you can get the important instructions and related this license over there. आपके कोई क्वेश्चंस है आप नोट भी कर सकते हो, और डिटेल में जानना है तो यू कैन आस्क अदर। कल मैं ये बता भी सकता हूँ किस टाइप के एल्गोरिथम्स है और कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स, डिफरेंट एल्गोरिथम्स, बट ओवरऑल यू गॉट दैट हाउ यू कैन एक्सेस दिस काइंड ऑफ मॉडल्स इन मैटलैब, कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। बट वो काफी इंपॉर्टेंट है कि जब आप डेटा आपके पास है तो आपका मॉडल सिलेक्शन कि कौन सा मॉडल यूज होगा उसमें, है ना। तो इसके लिए भी मैटलैब में सॉल्यूशन है। एक तो मैंने ऐप के थ्रू दिखाया आपको, राइट, एक में मैंने ऐप के थ्रू दिखाया। एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं, जैसे इसकी मैं बात कर रहा था डॉग, जैसे क्लासिफिकेशन करना है तो आप फिट सी ऑटो यूज करोगे, है ना। रिग्रेशन करना है तो फिट सी ऑटो। तो इस केस में जब देखोगे आप इसमें सिंगल लाइन कमांड है यहाँ पे। ये थोड़ा सा मैं और नीचे जाता हूँ, ये इसमें क्या इनपुट है, टेबल, एंड इसमें आउटपुट क्या है उस टेबल में हमने डिफाइन कर दिया। फिर इसके बाद व्हाट विल हैपन, इट विल कंपेयर विथ ऑल द एल्गोरिथम्स, यू कैन सी हियर। जैसे ये बैक लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, है ना, सारे एल्गोरिथम से वो ऑटोमेटिकली ट्रेन करेगा। जो बेस्ड मॉडल होगा ऑटोमेटिकली मैटलैब विल लेट यू नो, बट इट टेक्स टाइम, इट विल टेक अराउंड 2 to 3 आवर्स, क्योंकि इसमें मॉडल सिलेक्शन भी है प्लस जो हाइपर पैरामीटर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे के नियरेस्ट नेबर में हाइपर पैरामीटर क्या हो सकता है, नंबर ऑफ नेबर्स, कितने नेबर मैं उसमें रखूं उस जिससे मेरा मॉडल कंपेयर, जो मेरे नए सैंपल्स है कंपेयर करे। जैसे जैसे लेट्स से कि मैं जैसे लेट्स से कि मैंने 2 नेबर्स, एक नेबर ये हो गया, लेट्स से दिस इज ए, एंड एक दूसरा नेबर है, 2 ही नेबर मैंने सिलेक्ट किया, एक 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 बी हो गया। तो ये 2 नेबर हो गए, है ना। अब लेट्स से कि मल्टीपल ये क्लासेस हैं, है ना, ये डी हो गया, डी हो गया। तो इस केस में 4 क्लासेस हो गए। एक न्यू डेटा, लेट्स से दिस इज एक्स और के की वैल्यू 2 है, ठीक है। अब 2 नेबर्स मैंने सिलेक्ट किया, अब लेट्स से एक्स इज हियर। अब ये डिस्टेंस बिटवीन दिस ग्रुप एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस ग्रुप इज सेम, क्योंकि 2 ही नेबर से वो कंपेयर करेगा, राइट। तो इशू है, तो इसमें कंफ्यूजन हो गया, राइट, कि ये इसमें जाए इसमें जाए, प्रोबेबिलिटी तो सेम है। तो अब k की वैल्यू 3 कर देता हूं, तो अब x के नियरेस्ट ये c भी लेट से आ गया, या अब ये लेट से कि ये दोनों जो है एक ही ग्रुप में है। मतलब मेरे कहने का मतलब a में कुछ सैंपल्स होंगे लाइक दिस, ये छोटे छोटे सैंपल्स की मैं बात करता हूं, है ना। तो अब ये k जो है, एक तो एक सैंपल से यहाँ पे लेट से b वाला यहाँ पे था, तो एक तो जब k इज इक्वल टू 2 है तो ये सैंपल्स इसके नियरेस्ट है, ये सैंपल्स इसके नियरेस्ट है और इक्वल डिस्टेंस पे, कंफ्यूजन हो गया, राइट। अब k की सर वैल्यू आपका 3 है तो इससे भी ये कंपेयर कर लेगा, तो मैक्सिमम सबसे नियरेस्ट a के पास आ रहा है तो a में चला जाएगा इंस्टेड ऑफ b। तो वो चीजें हमें सर ध्यान आपका रखना। स्क्रीन विजिबल नहीं है ओहो, आपका। ठीक है, कोई नहीं सर, कल एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। थोड़ा जो it will take hardly 10 to 15 minutes to explain the different algorithms. So what I was saying here, एक मिनट में स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ, just 1 minute। ओके, अभी स्क्रीन विजिबल होगा। तो जैसे ये मैं इसकी बात कर रहा था, इसकी जैसे आपको नहीं पता कौन सा एल्गोरिथम बेस्ड होगा, तो एक फंक्शन है, ये है क्लासिफिकेशन के लिए, फिट सी ऑटो। तो इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप जब देखोगे इन दिस केस ओनली 1 लाइन कमांड,
feed C auto. This is the table, and origin is what? That is a target name in that table. Okay. Once you will learn this, it will take 2 to 3 hours, and you will get the iterations like this. जैसे ये logistic method हो गया, ये सारे algorithm से जितने classifications है सारे से train करेगा, plus hyper parameter को भी वो optimize करेगा. And once it is done, जो based model होगा वो create होके आ जाएगा. In the case of classification, अगर regression use करना है, fit or auto, तो ये भी options है MATLAB में. आप इसमें चूज करके आप बेस्ड मॉडल, बेस्ड एल्गोरिथम आप सिलेक्ट कर सकते हैं. See, this is for the regression, and again single line command. Again is the car data and the output is the mileage in this table, and it will learn for 2-3 hours, depend that how many number of observations and predictions do you have. So आप ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है. So any question, something if you want to ask. जैसे मैंने ये ट्रेन किया था 2-3 hours लगा था ये कास्ट ट्रेन में. 2-3 hours it took to train that. और फाइनली आपका यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन भी आप देख सकते हो, है ना. तो ये ऑप्शंस है, आप उसको यूज कर सकते हो. कोई क्वेश्चंस आए तो लेटर कोई कंफ्यूजन आता है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो. ओके. सो दैट्स ऑल. सो नॉट एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, सो वी कैन एंड दिस सेशन राइट नाउ. मैम. Thank you so much, sir. I think we should close now. Okay. Then tomorrow we will meet at 10:30. So tomorrow little bit more loops we will see, and we will see here these things. Just let me show you what is the agenda for tomorrow. Symbolic math also we will see. Sometimes we don't have data, then how to create a mathematical equations and do some kind of integration, differentiation, or some kind of different kind of series. So without data, how we can work in MATLAB on mathematical equations we will see, and also we will see loops, like loops and conditions like while loop, for loop, else if conditions, that also we'll see tomorrow. Okay, मैं डिस्कनेक्ट कर दूं मैं फिर. एक मिनट जी सर, we can disconnect. Thank you so much.